गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हम लोग आज जो टेस्ट सीरीज हुआ था निबंध का उसको डिस्कस करने जा रहे हैं। मुझे आशा है कि आप लोगों को अपने प्राप्तांक मिल गए होंगे। और आप लोगों ने जो टेस्ट हुआ था उसमें अच्छा किया होगा, अच्छा निबंध लिखा होगा। आज हम लोग उन्हीं निबंधों को डिस्कस करने जा रहे हैं जो भी निबंध आपके टेस्ट सीरीज में आया था। तो आप देखेंगे कि जो आप पहला निबंध है वो है साहित्य समाज का दर्पण। पहला निबंध है लिटरेचर इज ऑफ सोसाइटी। ये निबंध आपको लिखने के लिए आया था कि हाँ, जो ये बहुत प्रसिद्ध कथन है साहित्य के बारे में। प्रेमचंद से लेकर जितने भी साहित्यकार हुए हैं वो इसको बोलते हैं अपने साहित्य के बारे में कि साहित्य के अंदर प्रायः इसको एक तर्क के रूप में, एक सफाई के रूप में साहित्यकारों द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। जैसे कुछ साहित्यकारों को बोला गया कि आपके साहित्य में अश्लीलता है, तो उन्होंने बोला कि समाज में ही अश्लीलता है, मेरा साहित्य तो दर्पण है। अगर साहित्य में अश्लीलता है तो वो समाज के कारण है, समाज में है वही प्रतिबिंबित होता है। इसीलिए इसको साहित्य आलोचना में इसको बोलते हैं प्रतिबिंब सिद्धांत, रिफ्लेक्शन थ्योरी। साहित्य वही रिफ्लेक्ट करता है, वही प्रतिबिंबित करता है, वैसा ही इमेज बनता है साहित्य में जैसा समाज होता है। तो इसमें प्राय इससे हम लोग सहमत होते हैं। ये कथन सुनते सुनते इतनी आदत पड़ गई है कि ज़्यादातर लोग इससे सहमत होते हैं। लेकिन जब तो इस पे निबंध लिखने के लिए आए तो आपको इसकी सांगोपांग व्याख्या करनी होती है। इसलिए पहली बात जो ज़्यादातर लोगों में मैंने देखा कि इसको वो ले लेते हैं फेस वैल्यू पे, यानी इसी की व्याख्या करते हैं और इसको समर्थन करते हैं और लिखते हैं कि साहित्य समाज का दर्पण है, और उसका उदाहरण देते हैं कि जैसे समाज में गरीबी है तो साहित्य में भी गरीबी दिखनी चाहिए, और उसी को सच्चा साहित्य माना जाता है जो समाज को प्रतिबिंबित करे। तो लेकिन मैं बता दूं कि कोई भी निबंध लिखने के पहले उसके पक्ष और विपक्ष ये मूल सिद्धांत आप नोट कर लीजिए, याद कर लीजिए कि जब भी और भी वसुधैव कुटुंबकम के बारे में ही लिखने के लिए आए, ये भी आपको टेस्ट सीरीज में आया था, तो उसके पक्ष और विपक्ष दोनों को लिखें, क्योंकि हम लोग लोकतंत्र में जीते हैं। तो यहाँ जो विपक्ष है उसका भी उतना ही महत्व है। तो उसको आप बताएं कि इसका विरोध करने वाले भी लोग हैं, इसका समर्थन नहीं करने ऐसे तथ्य भी मौजूद हैं। कोई कितना भी बड़ा तथ्य हो उसका अपवाद जरूर होता है, उसका विरोध जरूर होता है। तो आप उस विरोधी पक्ष को लिखेंगे तभी आपको आपका निबंध एक होलनेस यानी संपूर्णता को प्राप्त होगा। अन्यथा आपके निबंध में वो संपूर्णता नहीं आ पाएगी। तो आप देखें जैसे वसुधैव कुटुंबकम है तो ऐसा लगता है कि पूरा संसार एक परिवार है। ये तो बहुत सुंदर कथन है, इसके खिलाफ क्या हो सकता है। तो आप इसके खिलाफ भी लिख सकते हैं, इसके विरुद्ध में लिख सकते हैं। वो ये लिख सकते हैं कि जब संसार पूरा एक परिवार है तो इतनी लड़ाई क्यों है, अभी इजराइल और फिलिस्तीन में लड़ाई क्यों है, इतनी लड़ाई रूस और यूक्रेन के बीच में क्यों है।
ये जो तमाम युद्ध चलते रहते हैं, हिरोशिमा नागासाकी पे एटम बम डाल दिया गया, ये क्यों है? जब संसार पूरा एक वसुधैव कुटुंबकम, पूरी वसुधा यानी पूरी पृथ्वी एक परिवार है, एक कुटुंब है, तो ऐसा क्यों है? तो इसका जवाब में कोई बोल सकता है कि भाई कुटुंब में भी लड़ाई होता है, एक परिवार के अंदर भी लड़ाई होता है, लेकिन एक कथन तो इसलिए नहीं है, परिवार इसलिए नहीं बोला गया कि लड़ाई के चलते, ये कथन कुटुंब बोल के ये बोला गया कि आपसी सौहार्द हो। तो इस तरह आप देख सकते हैं कि आप पक्ष विपक्ष दोनों को, तो इसी तरह साहित्य समाज का दर्पण है। पहले उसका अर्थ समझाना चाहिए। अगर कोई निबंध लिखने के लिए आ जाए तो पहला आपका वो होगा कि आप इसका अर्थ समझाइए। कोई भी टॉपिक आए आपको निबंध लिखने के लिए, तो पहला काम आपका क्या होता है कि आप उसका जो है अर्थ समझा दीजिए कि वो क्या है। उसी को मैं बोलता हूं कि वो आपका इंट्रोडक्शन, ठीक है, इंट्रो यानी कि प्रस्तावना। पहला जो चीज लिखना है वो क्या है? प्रस्तावना है। दूसरा चीज है जो मुख्य है, ठीक है, तो वो मेन बॉडी जो है, दूसरा है मेन बॉडी, यही आपका, ठीक है। आगे तीसरा चीज जो निबंध में आपको लिखना है ना, तीसरा चीज आपको निबंध में क्या लिखना है? विपक्ष, उसका जो पक्ष विपक्ष है, ठीक है, प्रोज एंड कॉन्स, ये लिखना है। और चौथे में आपको क्या लिखना है? उपसंहार या कंक्लूजन। यानी कि आपका निबंध स्ट्रक्चर होना चाहिए, एक ढांचा उसका होना चाहिए। जो मन में आ गया लिखते चले गए तो वो कविता होती आई, कि आपके जो मन में आ गया वही लिखना शुरू कर दिए, तो वो जो चीज होगी वो निबंध नहीं होगा, ठीक है। एक तरफ तो निबंध में स्वतंत्रता होती है, इसका नाम ही निबंध है, लेकिन इस स्वतंत्रता में भी क्या होती है कि आप निरर्थक नहीं लिख सकते। जो आप लिख रहे हैं उसका एक मीनिंग होना चाहिए, उसका एक ढीला ढाला, बहुत ज्यादा इसका फॉर्मेट जो होता है कसा हुआ नहीं होता निबंध का, थोड़ी स्वतंत्रता होती है, आप अपने विचारों को लिख सकते हैं, लेकिन एक मोटा ढांचा इस तरह का इसमें भी होना चाहिए निबंध में भी, और उसी के अनुसार आप लिखें तो आपको क्या होगा, एक दशा दिशा होगी, आप कंफ्यूज नहीं होंगे। आपके सामने एक निश्चित, आप देखिएगा कि जब एक निश्चित दृष्टि होती है, आपके सामने एक निश्चित दृष्टिकोण होता है, तो आप सही ढंग से लिखते चले जाते हैं। क्योंकि आप में जो लोग भी ये बीपीएससी की परीक्षा दे रहे हैं, तो इतना तो जरूर सामान्य ज्ञान पढ़ते हैं, अपना वैकल्पिक विषय पढ़ते हैं, अनिवार्य हिंदी वगैरह पढ़ते हैं, कितना ज्ञान हो जाता है। आप सबके पास, जो भी यहाँ पे मेरी बात को सुन रहे हैं, सबके पास इतना ज्ञान है कि एक अच्छा निबंध लिख सकें। लेकिन उस ज्ञान का प्रस्तुतिकरण में दिक्कत होती है, प्रेजेंटेशन, उस ज्ञान को कैसे रखेंगे। तो आप एक ढांचा बना लें तो उस ज्ञान को, उस निबंध जो टॉपिक आया है उसके अनुकूल रखने में सुविधा होती है। तो ये ढांचा यही होना चाहिए कि सबसे पहले आप क्या करें, जो भी टॉपिक आया है उसको आप समझाने की कोशिश करें, यानी कि उसका अर्थ समझाएं। तो एक एग्जाम्पल जो आया था हम लोग उसको समझते हैं कि लिटरेचर जो है, लिटरेचर इज मिरर ऑफ द सोसाइटी, कि साहित्य जो है समाज का दर्पण है, ये आपने टेस्ट दिया है। तो उसमें इसका अर्थ क्या होता है, ये इस कथन द्वारा हम लोग बोलना चाहते हैं, ये जो साहित्य है जैसा समाज होगा वैसा ही साहित्य भी होगा। जिस तरह समाज, यानी कि जो लेखक है उसकी भूमिका इसमें निष्क्रिय मानी गई है। उसमें ये माना ही नहीं गया कि लेखक का अपना विचार होता है कि जैसा समाज होगा वैसा वो दिखला देगा। अगर समाज गंदा है तो प्राय आप देखिएगा कि जब ये सवाल खड़ा किया जाता है, राज कपूर जैसे निर्देशक जो हैं फिल्मों के, फिल्म भी एक तरह से साहित्य का ही, हाँ, विजुअल रूप है, तो उसमें उन्होंने कहा कि नहीं समाज ही गंदा है तो हम क्या करें, समाज ही ऐसा है। राम तेरी गंगा मैली फिल्म के बारे में,
या कुछ साहित्यकार भी हैं, उनके साहित्य पे अश्लीलता का आरोप लगता है, जैसे इस्मत चुगताई। तो उन्होंने क्या बोला कि भाई साहित्य ही ऐसा है, समाज ही ऐसा है, हम क्या करें। वो अपने रोल को, तो इसका मतलब होता है कि ये दर्पण जिस तरह आईना है, अगर किसी का चेहरा बदसूरत है तो आईना को तोड़ेगा तो कोई फायदा नहीं है। तो इसके जो समर्थक लोग बोलते हैं उसको पहले रखिए। हालांकि ये कथन सही नहीं है, क्योंकि अगर जो साहित्य आईना होता है यानी दर्पण होता है, तो हर साहित्यकार एक ही तरह का लिखता है, एक ही कहानी लिखता है। एक साहित्यकार अज्ञेय है, उस विषय वस्तु बिल्कुल अलग है, मध्यम वर्ग की वहां कहानियां हैं। तो एक दूसरी तरफ प्रेमचंद है, वहां किसान की कहानी है। तो अगर आईना है तो आईना तो सबको एक ही दिखाता है, एक ही दिखता है, लेकिन अलग अलग। या ये आरोप ही नहीं लगता कि पुरुष है इसलिए स्त्री के खिलाफ लिख दिया है, या ब्राह्मणवाद का आरोप लगता है कुछ साहित्यकारों पे कि भाई ये ब्राह्मण है तो इन्होंने कबीर को छोटा कवि बोल दिया है। तो ऐसा तो नहीं होता। सब अगर आईना होता तो सत्य को एक ही तरह से दिखलाते। तो इससे साबित क्या होता है कि जो साहित्यकार है, जो रच रहा है, वो भी पुरुष है। अगर अंग्रेज है तो इंडिया के एकदम नीचे दिखलाता है। इसका उदाहरण मदर इंडिया है, जिसको गटर इंस्पेक्टर का रिपोर्ट तक बोल दिया। गांधी जी बहुत उदार और इतने कठोर व्यक्ति नहीं थे, लेकिन वैसे व्यक्ति ने भी उसको गटर यानी कि जो नाली वगैरह देखता है इंस्पेक्टर, उसका रिपोर्ट बोल दिया। मदर इंडिया नामक आप देखेंगे जो किताब था, एक महिला ने लिखा था, अंग्रेज महिला ने। तो वो क्यों ऐसा आ गया? क्योंकि अंग्रेज महिला थी, नस्लवादी थी। वो जो हम लोगों को काला समझा जाता था, अस्वेत समझा जाता था, वो अपने आप को गोरे समझते थे, तो हमारे प्रति उनका दृष्टिकोण का तो सही समाज का दर्पण है। तब तो फिर ये क्यों आ जा रहा है? तो इसके लेकिन पहले ये सब विपक्ष इस कथन को मतलब कि गलत ठहराने के पहले आपको ये कथन है क्या समझाना होगा। तो इसको आप विषय प्रवेश या प्रस्तावना में इस चीज को आप समझा सकते हैं कि जो साहित्य समाज का दर्पण है एक बहुत प्रसिद्ध कथन है, और प्राचीन काल से ये साहित्य का सिद्धांत चलते आ रहा है कि साहित्य क्या है। पूछा जाता है, ये सवाल कहाँ से शुरू हुआ कि जब भी हम लोग साहित्य रचते हैं तो इस पे बड़ा विचार विमर्श होता है। जेपी सात्र नामक एक विद्वान है, उन्होंने भी किताबी लिखा, व्हाट इज लिटरेचर। कि हम लोग जो सामान्य कथन है अखबार में जो छप रहा है, या हम लोग जो परीक्षा में लिख रहे हैं, या कई ऐसे वांग्मय है, मतलब लिखा हुआ टेक्स्ट को वांग्मय बोलते हैं, तो उससे साहित्य अलग कैसे? हम बोलते कि नहीं ये तो साहित्यिक है। एक रिपोर्ट भी छपता है तो कुछ रिपोर्ट अखबारी होता है और कुछ रिपोर्ट साहित्य का दर्जा प्राप्त कर लेता है। कभी कभी देखिएगा पत्र लेखन भी साहित्य के कैटेगरी में आ जाता है, डायरी लेखन भी। क्यों? कुछ डायरियां आप देखेंगे कि साहित्य और कोर्स में चलता है साहित्य के। तो साहित्यिकता क्या है, लिटरेरीनेस क्या है, कि कैसे किसी चीज को यानी कुछ विशेष गुण होता है भाषा के स्तर पे और कंटेंट के स्तर पे, कि उसके अंदर क्या है, कथ्य के स्तर, थीम उसका जो है वो कुछ ऐसा होता है। किसी चीज को हम बोल देते हैं कविता है कि तो बड़ा पोएटिक टाइप का कथन हो गया, यानी पोएटिक में भी एक विशेष गुण होता है, तभी उसी के आधार पे बोल देते हैं। तो जब ये सवाल खड़ा हुआ कि साहित्य क्या है, कि कैसे हम समझेंगे, उसके लक्षण क्या है, तो आप देखिएगा कि इस पे पश्चिम में भी और पूरब में भी बहुत विवेचना हुआ है साहित्य क्या है। तो साहित्य को यहाँ भारत में भी बोला गया कि साहित्य क्या है, तो लोकोत्तर आनंद है। जो प्राचीन यहाँ पर एक हल्का आपको साहित्य का परिचय, इसका मतलब है कि होना चाहिए। टेस्ट सीरीज का ही मतलब होता है कि इससे आप अनुमान लगाएं कि क्या आता है। तो एक जो लेख है, एक निबंध जो है आपको आएगा ही साहित्यिक, चाहे वो मुहावरा हो, लोकोक्ति हो, या साहित्य के बारे में कोई कथन हो कि जैसे ये कथन है। तो इसमें क्या फायदा होता है, अगर साहित्य के बारे में जान ले तो ये वाला निबंध आप अच्छे से लिख पाते हैं। एक साहित्य की हल्की जानकारी आपको होनी चाहिए। मतलब एक जो हिंदी साहित्य लेके पढ़ते हैं तो बहुत डीप में जाते हैं, गहराई में, वैसी जानकारी नहीं। आपके पास इतना समय नहीं है और इतना जरूरत भी नहीं है, लेकिन एक हल्की जानकारी, एक जिसको बोलते हैं कि बेसिक, आपको आधारभूत एक ज्ञान होना चाहिए कि साहित्य क्या है। बाकी जो लिखा जाता है टेक्स्ट, जो बाकी लेखन है, उससे साहित्य कैसे अलग, साहित्यिकता में क्या है। तो एक साहित्य में देखिएगा सौंदर्य बोध होता है। ऐसे जो कथन बोल रहे हैं वो क्या है, सामान्य कथन, जो दैनिक यूज का कथन है कि मेरे लिए पानी लाना, मुझे प्यास लगी है, तो उसमें साहित्यिकता नहीं है। ठीक है,
और जब उसी को कोई बोले कि बादल बरसों मेघा रे, और उसमें पूरा भावना आ जाए, पूरा भावुकता आ जाए, तो वो साहित्य के कैटेगरी में आ जाता है। तो इस पे यहाँ भी विचार करने वाले लोगों ने तरह तरह इसको क्या बोला, जो प्राचीन लोग थे, ये आपको मालूम होना चाहिए कि कौन लोग जो थे, कि कविता के बारे में जिन लोगों ने बड़ा विचार किया, ठीक है, उसको बोलते हैं काव्य मर्मज्ञ। जो कविता के मर्मज्ञ लोग थे, तो जो उसको बोलते हैं एस्थेटिशियन अंग्रेजी में। तो जो एस्थेटिशियन लोग थे, जो कविता के संदर्भ को, वो भरत मुनि थे। उन्होंने नाट्य, जो सबसे प्रमुख आदमी हुआ उसका नाम मालूम होना चाहिए, तो वो कौन थे भारत में? भरत मुनि थे। वो भरत मुनि थे। उन्होंने, ये जीके में भी आता है, उन्होंने क्या लिखा? नाट्य। जैसे कौटिल्य ने अर्थशास्त्र लिखा, इन्होंने क्या लिखा? नाट्य शास्त्र। और इसमें विवेचना किया कि भाई कविता क्या है। तो इन्होंने कविता को क्या बोला? लोकोत्तर आनंद। लोकोत्तर आनंद। कविता को क्या बोला? साहित्य को क्या बोला? लोकोत्तर आनंद। है ना? साहित्य को इन्होंने बोला लोकोत्तर आनंद। तो लोकोत्तर आनंद से क्या मतलब है? कि लोकोत्तर, लोक मतलब जो दैनिक जीवन, जो व्यवहारिक जीवन का आनंद होता है। जैसे खाना खाए, बढ़िया स्वादिष्ट, तो आपको आनंद आया, तो ये लोक वाला आनंद आ जाएगा। लोकोत्तर मतलब बियॉन्ड लोक, जो लोक के परे हो, उससे आगे का चीज। तो लोक वाला आनंद क्या है? खाना खाने से जो आनंद आता है, अच्छा कपड़ा पहनने से जो आनंद आता है, तो ये सब आनंद किसमें? जो व्यवहारिक दैनिक जीवन का आनंद है, वो किसमें आ जाता है? लोक आनंद में। और लोकोत्तर के क्या हुआ कि इसके परे का, इससे आगे का जो आनंद है, बियॉन्ड दी मंडेन लाइफ, तो जो दैनिक जीवन का लाइफ है। तो जैसे कविता जो पढ़ते हैं, तो क्या स्वाद जैसा आनंद तो नहीं है, वो आनंद क्या है? मानसिक ज्यादा है, शारीरिक इतना नहीं है। तो इसीलिए उसको बोला कि लोकोत्तर। साहित्य क्या है? जब हम कोई अच्छी कहानी पढ़ते हैं, अच्छी कविता पढ़ते हैं, तो उसमें भी एक मानसिक आनंद आता है। तो क्यों आता है? एक सौंदर्य बोध है। बाकी जो जानवर हैं और मनुष्य में क्या अंतर है? कि मनुष्य के अंदर एक सौंदर्य बोध है, वो सुंदर चीज देख के भी उसको आनंद, कोई बहुत सुंदर, आप जाते, क्यों लोग जाते हैं कुल्लू मनाली कश्मीर, वो जो प्राकृतिक सौंदर्य है उसको देखने के लिए। कुछ लोग तो फोटो खिंचाने जाते हैं, लेकिन वो जो मूल उसका क्या है कि तो कवि, तो उस आनंद को किस श्रेणी में रखेंगे? लोकोक्त, जो इंटेलेक्चुअल बौद्धिक टाइप का आनंद है, जो सौंदर्य बोध आदमी के अंदर है। आदमी देखिए कि आप कपड़ा क्यों पहनते हैं? जाड़ा से बचने के लिए। लेकिन जाड़ा से बचने के लिए तो कैसा भी पहन लें, ये जो बटन लगा के ऐसे कॉलर लगा हुआ है खास डिजाइन में, ठीक है, आप ऐसे भी पहन ले तो जाड़ा चला जाएगा। जरूरी नहीं कि जो डिजाइन बना हुआ है बनाने से जाड़ा का रक्षा से तो उसका कोई संबंध नहीं है। जो डिजाइन बना हुआ है, आप ही के स्वेटर में डिजाइन बना हुआ है, धारियां बनी हुई है, स्ट्राइप्स वाला है, इनका थोड़ा अलग है। तो उसमें इस, तो क्यों ऐसा मनुष्य करता है? तो मनुष्य के अंदर एक चीज है सौंदर्य बोध। मनुष्य के अंदर क्या है? सौंदर्य बोध, एस्थेटिक सेंस, जो मनुष्य को यूनिक बनाता है प्राणियों में। ये जानवरों में भी एस्थेटिक सेंस है, लेकिन थोड़ा बहुत होगा, एकदम रूडिमेंट्री नहीं के बराबर। लेकिन मनुष्य में बड़ा तगड़ा सौंदर्य बोध, उस पे सौंदर्य पे वो जान देता है, जो प्राकृतिक सौंदर्य। तो भाषा के अंदर जो सौंदर्य है, वही एक आम कोई चीज से अलग करती है साहित्य को। साहित्य के अंदर ये एक अनिवार्य घटक क्या है कि उसकी भाषा में, कथ्य में सौंदर्य बोध होना चाहिए। इसीलिए हम बोलते हैं बड़ा फूहड़ है। और जिसमें सौंदर्य बोध है उसको क्या बोलते हैं? सुरुचि संपन्न है, कि बड़ा अच्छा है। तो इस साहित्य को अलग करता है। तो ये साहित्य का जो परिभाषा मैं अभी देने की कोशिश कर रहा हूँ, ये किसके अनुसार है? कंटेंट के अनुसार, कि साहित्य में क्या होता है। साहित्य के सामग्री, विषय वस्तु, कि साहित्य का जो कंटेंट है उसके अनुसार यह परिभाषा हो गई।
ठीक है, ये इसी को संरचना वाली परिभाषा बोल दीजिए कि उसकी बनावट क्या होती है, साहित्य होता कैसे है, बना कैसे होता है। तो साहित्य सुरुचिपूर्ण भाषा से बना हुआ होता है। तो इसकी बनावट के हिसाब से ये जैसे इसमें सीमेंट लगा है, ईंट लगा है, तो इसकी एक परिभाषा ये होगी कि ईंट वगैरह से मिलके जो चीज बना है वो मकान है। और एक परिभाषा होती है कि फंक्शनल, कि वो क्या काम करता है। इसलिए ये दो चीज याद रखिए, कहीं भी काम आ जाएगा। कोई भी निबंध लिखना है तो हर चीज का दो पहलू जरूर होता है, समाज हो, इसलिए कोई भी सोशलॉजी साइकोलॉजी कुछ भी पढ़िए तो उसमें दो पार्ट आप पाइएगा। पॉलिटिकल साइंस पढ़िए, एक को संरचनावाद बोलते हैं और एक को क्या बोलते हैं, फंक्शनलिज्म, ठीक है, प्रकार्यवादी। तो उसमें यहाँ पर भी साहित्य की परिभाषा हम दो तरीके से दे सकते हैं। एक तरीका क्या है कि भाई साहित्य करता क्या है, साहित्य का फंक्शन क्या है। तो साहित्य हमारे सौंदर्य बोध को संतुष्ट करता है। उसका फंक्शन, प्रयोजन जिसको बोलते हैं, वो क्या है कि हमारे सौंदर्य बोध को, जब हम साहित्य कविता पढ़ते हैं तो आदमी के अंदर सिर्फ भौतिक भूख नहीं होती कि उसको सिर्फ चाउमीन और खाना खाने का मन है, उसके अंदर एक मानसिक भूख भी होती है, बौद्धिक खुराक भी उसको चाहिए होता है। उसके अंदर सौंदर्य बोध है, वो चाहता है कि उसको तृप्ति के लिए कुछ मिले। तो वो तृप्ति क्या पूर्ति कौन करता है, साहित्य करता है। ठीक है, तो ये एक परिभाषा हो गया मनोवैज्ञानिक वाली कि मन को शांत। तो इस तरह इसी को जो ध्यान रख के लिखेगा, किसको, कि सौंदर्य बोध वगैरह को, उसको बोलते हैं कलावादी है। ये साहित्यकार क्या है, कला, साहित्य का जो कला पक्ष पे उस पर ज्यादा जोर दे रहा है। इसलिए साहित्यकार में देखिएगा दो टाइप के बांटा जाता है, एकदम बहुत प्रमुख। जैसे अज्ञेय हैं, निर्मल वर्मा है हिंदी में, ये लोग कलावादी माना जाता है। ये लोग ज्यादा किसान और आम आदमी है, गरीबी बेरोजगारी से मतलब नहीं है। तो साहित्य का ये जो कला वाला पक्ष है कि भाई आपके सौंदर्य बोध को संतुष्ट कर रहा है, तो वो एक, उसके अलावा भी एक पक्ष है। नहीं, साहित्य का यही काम नहीं है। ऐसा साहित्य कब रचा गया, रीति काल में। रीति काल में देखिएगा सौंदर्य पे बड़ा जोर था कि बढ़िया शब्द हो, उसका श्रृंगार रस हो, अलंकार हो, इस पर बहुत जोर था। उसको रीति काल का साहित्य बोलते हैं। जैसे बिहारी भूषण वगैरह, घनानंद इसमें आ जाएंगे। लेकिन एक लोग बोला कि नहीं, समाज से भी तो साहित्य का संबंध है, समाज को सुधारना। जैसे कबीर साहब हैं तो उनका सौंदर्य पे जोड़ नहीं है, समाज में जो कुरीति है उस पर चोट चलते हैं। यानी उनका स्वरूप क्या है, उनका जो साहित्य क्या है, समाज के सुधार के लिए। समाज में कोई बुराई है कि लोग दाढ़ी बढ़ा के ढोंग करते हैं, तो उस पर वो व्यंग करते हैं कि मंग न रंगाए जोगी कपड़ा, दाढ़ी बनाए जोगी बन गए बकरा। ये सब पे भी निबंध लिखने आ सकता है, यही सब। इसलिए इसको ध्यान से आपको याद करना चाहिए, कबीर वगैरह ये आपके लिए ये फालतू नहीं है। इस पे भी निबंध लिखने, जो लोकोक्ति है, लोकोक्ति वगैरह कहाँ से आता है, ये कबीर और जो बड़े बड़े हमारे साहित्यकार हैं उन्हीं का। तो ये जो कबीर साहिब का साहित्यकार थोड़ा अलग है, यानी ये समाज को संबोधित है, समाज के बारे में। तो यहीं पर ये जो सिद्धांत आ जाता है, ये एक पृष्ठभूमि में देना चाहता था कि जो साहित्य क्या काम करता है, उसका क्या फंक्शन है, समाज के लिए वो दर्पण का काम करता है, समाज की बुराइयों को। तो ये कथन पूर्णतः गलत भी नहीं है, मैंने इसकी आलोचना भी की, लेकिन ये कथन में सच्चाई भी है। कोई तो पूरी तरह गलत और पूरी तरह सही होता नहीं। तो सच्चाई है कि समाज क्या आईना दिखाने का काम करता है साहित्य। ये लो, ये देखो तुम्हारा सच। आदमी जब आईना देखता है तो अरे मेरा बाल उल तो बिखरा हुआ, थोड़ा पानी डाल देते हैं, उड़ रहा है ना। तो आईना आपको क्या करता है कि सजने संवरने सुंदर बनने में मदद करता है। तो ये एक तरफ तो क्या है, खुद सुंदरता का प्रतीक है, और दूसरी तरफ इस सुंदरता का निर्माण भी करता है और सुंदर समाज को सुंदर बनाने में मदद करता है। तो इसमें भी ये सब वाद विवाद का विषय, इसमें भी दो टाइप का विचारधारा हो गया, इसमें भी विवाद है। एक आदमी माना कि साहित्य समाज को सुधार सकता है, साहित्य समाज को सुधार सकता है, ठीक है, साहित्य क्रांति ला सकता है। ये मानने वाले में प्रेमचंद बोलते हैं कि साहित्य क्या है, राजनीति से आगे चलने वाली मसाल है। जैसे मसाल लेके आदमी चलता रास्ता दिखाता है, तो साहित्य की भूमिका को बहुत बढ़ा चढ़ा के बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल के रूप में प्रेमचंद वगैरह ने देखा। क्योंकि साहित्य से संबंधित है तो इसमें आपको साहित्य के रोल वगैरह को लिख, तब तो आपको 700-800 शब्द होगा। अब सिर्फ इसी के, ज्यादातर लोग क्या कर देते हैं, टू दी पॉइंट होने के फेर में उसी कथन को बार बार लिखते हैं, तो उससे क्या होता है, दोहरावट आ जाता है। अब कुछ नेता का भाषण में भी देखिएगा एक ही बात को घुमा फिरा के, तो आप बोर हो जाते हैं। इसीलिए आदमी बोलता है भाषणबाजी मत करो,
भाषणबाजी में दोहरावट, रिपीटेशन पाया जाता है, ठीक है। तो ये चीज से आपको बचना चाहिए। तो नई विचार लिखेंगे तो भाई नया विषय वस्तु उसको थोड़ा फैलाना होगा, पल्लवन करना होगा। तो ये ध्यान रखें निबंध लिखते वक्त कि रिपीटेशन से बचें। एक ही बोलने में ठीक है, भाषण देने में ठीक है, आदमी एक ही चीज को जोर देने के लिए कि वो सुंदर है, कितनी खूबसूरत है, ब्यूटीफुल, एक ही चीज को तरह तरह से आदमी जब भाषण देता है। तो निबंध लिखना भाषण देना नहीं, निबंध में आपको क्या करना है, दोहराव से बचना है। तो उसमें आपको वो लोग क्या माना कि साहित्य की भूमिका बहुत बड़ी है, वो आगे चलने वाली महिला का दिशा दिखलाती है, ठीक है, समाज को दिशा दिखले। लेकिन कुछ लोग हैं जैसे लेनिन, कार्ल मार्क्स, यशपाल, यहाँ एक यशपाल भी बड़े साहित्यकार हुए हैं, ये लोग क्या मानते थे कि नहीं, ये साहित्य को बढ़ा चढ़ा के आत्ममुखता है, क्योंकि तुम खुद लेखक हो तो लेख के, जैसे कोई शेफ है, रसोईया है, तो सबसे बड़ा उसके लिए काम क्या होता है, जरूरी कि खाना बनाने से बड़ा कोई चीज नहीं है, खाए बगैर वो अपनी भूमिका को, तो चूंकि लेखक हैं तो आप अपनी भूमिका को बहुत बढ़ा चढ़ा के दिखा रहे हैं। साहित्य कोई चेंज नहीं, चेंज तो राजनीति से ही आएगा। जो बड़े बड़े साहित्यकार हैं वो व्यवहार से उदाहरण दिए कि अब जयप्रकाश नारायण है तो राम वृक्ष बुनी पूरी अपने आप को क्या बोलते हैं, समाजवादी, और जयप्रकाश नारायण और राम मनोहर लोहिया समाजवाद के प्रवर्तक हैं। तो आप बताइए कि ये बोल रहे हैं कि आगे चलने वाली मसाल है, तो जयप्रकाश नारायण को राम वृक्ष पुरी गुरु हैं कि जयप्रकाश नारायण गुरु है उनके, या नरेंद्र नाथ देव गुरु हैं? तो देखा जा रहा है कि नहीं, राजनीति नेता का बड़ा कद है, वो ज्यादा चेंज ला रहा है, वो आगे, साहित्यकार तो उसका चेला है कोई भी, जैसे कार्ल मार्क्स है। और तमाम साहित्यकार अपने आप को क्या बोलते हैं, केदारनाथ अग्रवाल, ये जितने नरेश, ये लोग अपने आप को क्या बोलते हैं, केदारनाथ अग्रवाल, मार्क्सवादी साहित्यकार। अब देखिएगा मार्क्सवादी साहित्यकारों का लंबा, नामवर सिंह अपने आप को मार्क्सवादी बोलते हैं, रेणु अपने आप को समाजवादी बोलते हैं, भीमचंद्र रेणु नहीं। तो ये तो राजनीति को फॉलो कर रहे हैं, ये बोल रहे थे कि आगे चलाने वाली। तो इसमें वाद विवाद, इनका कहना है कि साहित्य की भूमिका इतनी बड़ी नहीं, कुछ चेंज ला ले, सही से कुछ नहीं। कितने साहित्यकार लोग गरीबी के खिलाफ लिख के कि धरा को उठाओ गगन को झुकाओ, यानी अमीर आदमी को नीचे लाओ, और यही तो समाजवादी सिद्धांत है। या दिनकर ने, रामधारी सिंह दिनकर का नाम सोचा होगा कि शांति नहीं तब तक जब तक सुख भाग न सबका सम हो, नहीं किसी को बहुत अधिक हो, नहीं किसी को कम हो। ये जो असमान वितरण है कि एक आदमी खाते खाते मर रहा है, इतना बड़ा बिल्डिंग करोड़ों अरबों का पीटे हुए अंबानी, और एक आदमी खाने से भी नहीं है, उसके पास दो रोटियां नहीं है। तो ये विषमता ठीक नहीं है और बराबरी होना चाहिए, यही समाजवाद का सिद्धांत है। तो क्या दिनकर के लिखने से बदल गया? अभी भी वही स्थिति है। तो साहित्य वगैरह का झूठा भ्रम है कि हम बहुत बड़ा चेंज ला देंगे, क्रांति। लेकिन क्रांति ये उनका कथन है जो इस कथन के समर्थक नहीं। आपको दोनों को लिखना होता है, आप बायस नहीं हो सकते। एक निबंधकार की क्या भूमिका है कि हर पक्ष को वो जो जो पक्ष संभव है, और इससे ये भी सुविधा होती है कि 700 शब्द कब पूरा हो जाता है आपको पता नहीं चलता है। अब 2-3 पक्ष को भी लिख देंगे तो आराम से बहुत बड़ा आपका 700-800 शब्द आराम से हो जाएगा। तो और लेकिन ठोस लिखने का कोशिश कीजिए कि ये तो एकदम सही बात है। आपने सुना ही होगा कि कुछ लोग ये मानते हैं कि साहित्य का भूमिका ऐसा कुछ नहीं है, कि साहित्य बहुत बड़ा क्रांति कर दे, इनकलाब ला दे। ठीक है, इनकलाब राजनीति से ही आएगा, आंदोलन से ही आएगा, जमीन पे उतर के संघर्ष। तो हर जगह विवाद आ जाता है, संघर्ष के समर्थन है, और जोर जुर्म के टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। ये भी एक साहित्यकार ने लिखा। किसने लिखा बताइए? बहुत फेमस है वो। तो जो बहुत अच्छे अच्छे गाने आपने सुने होंगे कि दुखवा हो तो सब कोई जाने, सुखवा न जाने कोई, सजनवा रे बैरी हो गए। तो इन सारे गानों के लेखक कौन है? शैलेंद्र, बहुत फेमस राज कपूर के प्रिय गीतकार। उनके जितने फिल्मों के अधिकांश के गाने किसने? शैलेंद्र ने लिखे हैं, राज कपूर के। बड़े सुंदर गाने लिखे हैं, बरसात फिल्म का गाना हो, जो भी अच्छा कोई लीजिएगा तो शैलेंद्र। वो बिहार के ही थे, आरा जिला के, लेकिन वो जाके जैसे मजदूर लोग जाते हैं, बहुत गरीब फैमिली से थे, दलित फैमिली से, तो चले गए पंजाब। तो जन्म उनका पंजाब में हुआ, लेकिन थे वो मूलतः बिहार भोजपुरी। इसलिए उनके गानों में कि लाली लाली डोलिया से लाली ले दुल्हनिया, ऐसा करके जो तीसरी कसम का गाना, तो ये शैलेंद्र ने ये नारा दिया था कि हर जोर जुर्म के टक्कर में, यानी साहित्य से बहुत उम्मीद थी कि संघर्ष हमारा नारा है। तो उस संघर्ष का सबसे बड़ा हिस्सेदार क्या था? साहित्य। उनके लिए ये साहित्य लिखते थे मजदूरों के पक्ष। उस जमाने में देखिएगा तो बूट पालिश जैसी फिल्में बनती थी,
जिसमें गरीब लोगों का दर्द दिखाया जाता था। 2 बीघा जमीन बनती थी। यानी फिल्म और कला और साहित्य किसका, समाज से उसके बहुत नाभि नाल चोली दामन का संबंध था कि समाज बदले, इसके लिए साहित्य को मतलब वो थीम था। साहित्य का मेन मकसद वही था कि ये जो कलावादी साहित्य है वो सही नहीं है, जो सौंदर्य बोध वाला है, अज्ञे वगैरह के खिलाफ। धूमिल पांडे कवि थे, उन्होंने लिखा कि रोटी, ये बोलते हैं क्या कि कला कला के लिए, वो लोग नारा क्या दिया कि कला समाज बदलने के लिए नहीं है, कला कला के लिए, सौंदर्य बोध के लिए, जो कलावादी थे। तो उसके खिलाफ इन्होंने क्या लिया कि ये सही नहीं है कि रोटी रोटी के लिए हो, खाने के लिए नहीं हो। रोटी तो खाने के लिए होता है। तो साहित्य का मकसद सिर्फ कला सृजन नहीं हो के कला कला के लिए। ये नारा, ये मलारमे नामक एक आदमी था, गुतिये फ्रेंच, उसने ये नारा दिया था कला कला के लिए होना चाहिए। तो उसको बड़ा बुरा लगा कि कला को लोग वो बना दे रहे हैं समाज का साधन, उसमें सौंदर्य बोध, कुछ कलात्मकता है ही नहीं। कितने लोग का लेखन देखिएगा, अखबारी रिपोर्ट लगेगा, गरीब है तो उसमें इस बार ही जिनको साहित्य अकादमी अवार्ड मिला है, याद रख लीजिए, जीके में आता है, संजीव जी को। हाँ, तो सूत्रधार, ब्लैक होल, ये सब उनके हाँ पुस्तकें हैं, कहानी संग्रह हैं। तो उसको जब सूत्रधार भिखारी ठाकुर के जीवन के बारे में, तो जो समाज में है उसी के बारे में वो लिख रहे हैं, तो उन पर आरोप लगता है कि कला नहीं है इनका, ये तो जो गरीबी, सावधान नीचे आग है, तो कोयलरी के मजदूरों के बारे में, सावधान नीचे आग है, आग जलती रहती है कोल माइंस में, तो उस पर उनका उपन्यास है सावधान नीचे आग है। यानी लेकिन वहां पर कहा जा सकता है, जो संजीव का लेखन है, कि साहित्य समाज का दर्पण है। उन्होंने समाज को हूबहू, तो ऐसे वहीं पे ये बात आ गई। तरह तरह के साहित्यकारों की मैंने चर्चा की, तो उसमें एक साहित्यकार का वो गुट भी था जो मानता था कि हमारी कोई बड़ी भूमिका नहीं है, चेंज तो राजनीति लाएगा, चेंज तो आंदोलन से आएगा, जो परिवर्तन है इनकलाब है। इनकलाब मतलब बड़ा परिवर्तन को इनकलाब बोलते हैं। और क्रांति, क्रांति पिक्चर भी बनाया मनोज कुमार ने, तो वहां पर वो कोशिश, इसलिए मनोज कुमार की फिल्मों के बारे में पूछा जाए तो वो साहित्य समाज का दर्पण टाइप का फिल्म है, क्या कि वहां पर ये अंदर में एक भावना है, इरादा है वैसी फिल्म बनाने का, समाज को बदलने का। और कुछ फिल्में हैं कि मुझे बीबी चाहिए, चाहे कुछ कुछ ऐसा फिल्म, हम नाम भूल के, मैं हूं ना, है बॉडीगार्ड। तो ये फिल्म क्या है, ये कलावादी भी नहीं है और समाजवादी या प्रगतिवादी जिसको साहित्य कहा जाता है वो भी नहीं। ये तीसरा ही टाइप का है, वो है मनोरंजनवादी, इंटरटेनमेंट इंटरटेनमेंट इंटरटेनमेंट, यानी शुद्ध इंटरटेनमेंट उसका लक्ष्य। ऐसा साहित्य भी है। तो आपको मालूम होना चाहिए कैसा कैसा साहित्य, जो गुलशन नंदा का साहित्य, वर्दी वाला गुंडा, ओम प्रकाश शर्मा, ये सब किसमें आता है। तो लेकिन आप देखेंगे कि इसको ज्यादा सम्मान प्राप्त नहीं है। कोई भी कोर्स में ओम प्रकाश शर्मा का पढ़ने के लिए नहीं मिलेगा। पॉपुलर कल्चर का जो साहित्य है, क्योंकि उसमें इसीलिए क्यों साहित्य नहीं है भाई, ओम प्रकाश वर्मा का बहुत लोग इतना, सरला रानू, ये जो फुटपाथी जो किताब बिकता है और जो पहले भाड़े पे लोग पढ़ते थे, तो उसको क्यों नहीं साहित्य माना जा रहा है। इससे आपको साहित्य की समझ क्लियर होगी कि इतना लोकप्रिय, तो लोकप्रियता भी मापदंड नहीं है कि उसमें साहित्यिकता होना चाहिए, एक जो सौंदर्य बोध है। हाँ, सौंदर्य बोध रखते हुए ही समाज को आप चेंज कर सकते हैं, एस्थेटिक अपील होना चाहिए। तो उनका क्या कहना था कि हम समाज में चेंज नहीं ला सकते, लेकिन समाज को चेंज के लिए प्रेरित कर सकते हैं। तो प्रेमचंद ने भी देखिए, अगर ध्यान से देखिए, तो उन्होंने बोला कि मसाल है, लाइट वेट दिखाना, ये नहीं बोला कि चलना तो समाज को ही है। वो गाड़ी नहीं है, आपको लेके नहीं जाएगी क्रांति की ओर, बदलाव की ओर, तो आपको खुद जाना है। वो सिर्फ क्या कर सकती है, आपको मसाल दिखा सकती है। तो उस कथन में भी, भले ही समाजवादी कथन है, लेकिन उसमें भी छुपा हुआ है ये बात कि साहित्य की भूमिका कहाँ तक है कि वो आपको रास्ता दिखा सकता है, मार्गदर्शक हो सकता है। लेकिन चलना, क्रांति करना, राजनीति करना, समाज को बदल देना, वो आपको करना होगा। तो वो क्या मानते थे कि भाई मेरा कोई रोल नहीं है, समाज जैसा है वैसा दिखा देंगे हूबहू। जो दर्पण काम करता है, दर्पण अगर आपकी बाल बिखरा हुआ है, बाल बढ़ गया है, या यहाँ पर कुछ लगा हुआ है, तो वो आपको दर्पण क्या है, पहुंच देगा नहीं पहुंचेगा वो, लेकिन दिखा देगा। अब देखने के बाद आप निर्णय खुद कीजिए कि इसमें क्या हमको चेंज करना चाहिए। अगर आप दर्पण देख रहे हैं, आपका चेहरा बहुत बदरूप देख रहा है, थका थका, और आप कुछ नहीं करते हैं, तो दर्पण को कोई मतलब नहीं, दर्पण को कोई मतलब नहीं है। दर्पण आपको कोई टोकेगा वोकेगा नहीं कि भाई हम तुमको बताए थे कि तुम्हारा इधर थोड़ा
वो हो गया है, तुम दाग लगा उसको धुल लो, धो लो। ऐसे ऐसे बहुत सारे आप देखेंगे वायरल वीडियो में मिलता है कि हम तो दर्पण है, दाग हम नहीं धोएंगे, तुमको खुद धोना होगा। या ऐसा कि दर्पण को तोड़ने से क्या फायदा है जब तुमने ही चेहरे नहीं धुले हैं। ऐसा तो मैं सुनता रहता हूँ। तो यानी निष्क्रिय टाइप का है, उसका काम सिर्फ क्या रह जाता, तटस्थ टाइप का है कि साहित्य तो भाई, यानी वहां साहित्य की भूमिका क्या है, दृष्टा की, ये देख रहा है, वो सिर्फ गवाह है, साक्षी है। वो सिर्फ क्या है, साक्षी। इसीलिए ऐसा ऐसा नहीं कि ये दावा नया है, ऐसा ही दावा पुराने साहित्यकारों ने भी है कि समाज में है तो हम ऐसा ही बोल रहे हैं। तो ये कबीर साहब भी ऐसा ही बोलते हैं, इसलिए कबीर साहब के जो पद हैं उनको क्या बोला जाता है, उनके दोहों को साखी बोलते हैं ना, साखी। उनका जो ग्रंथ है उसका नाम ही क्या है, बीजक। ये कबीर साहब का ग्रंथ, ठीक है। ये सब एग्जाम्पल लेख लिखते हुए देना पड़ता है, इसलिए मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं। बीजक, अब बीजक का 3 पार्ट है, साखी, सबद, रमैनी। तो उनका भी कहना है कि हम साक्षी भाव से देखते हैं, निर्लिप्त भाव से। जजमेंट जिसको बोलते हैं कि जज मत करो, तो लोग जज नहीं कर रहे हैं कि बुरा है, जैसे जज कर दिया कोई आदमी, ठीक है, तो वो जो क्या है उसको सही। जैसे एक एग्जाम्पल है, प्रेमचंद का उपन्यास है प्रेमाश्रम, एक और उपन्यास है सेवा सदन। वो वेश्यावृत्ति के प्रथा के बारे में कि एक आम गृहिणी, ऐसी फिल्म भी है आस्था, उसमें वो लोग है, रेखा भी है उस फिल्म में। तो उस सेवा सदन या प्रेमाश्रम में क्या दिखाया गया है कि एक गृहिणी जो उसका पति पूर्ति नहीं कर पा रहा है, महत्वाकांक्षी है, सुख वैभव विलास की, कि भाई घर में जैसे आज सोचते हैं कि फ्रिज हो, टीवी हो, ये हो, तो उसका इतनी आमदनी नहीं है उसके पति की पूरा कर सके, तो वो गलत रास्ते पे चल पड़ती है और वो तवायफ नाचने वाली वगैरह इस पेशे में आ जाती। तो उसको प्रेमचंद क्या बोलते हैं कि गलत है, उसकी आलोचना करते हैं अपने साहित्य में, ऐसा नहीं होना चाहिए, समाज बुरा है, वो अपनी टिप्पणी करते हैं कि ये गलत है। तो इसको बोलते हैं आलोचनात्मक अर्थार्थवाद, क्रिटिकल रियलिज्म, कि वो रियलिटी को वो नहीं बोल रहा है, अपने तरफ से बोल रहा है कि खराब है, अच्छा है, जज कर रहा है ना। ऐसा साहित्य किसका है, प्रेमचंद का है, चार्ल्स डिकेंस का है, कि वो बीच बीच में अपनी टिप्पणी करता है, उसको साहित्य पढ़ के लगता है कि वो आलोचना कर रहा है इसकी कि ये सही है। अब कुछ चीजों की तारीफ भी कर रहे हैं, जैसे रेलवे लाइन की बड़ा विकास है, चार्ल्स डिकेंस को पढ़ेंगे तो टेल ऑफ टू सिटीज, उसमें सलमान खान का फिल्म बना, हम दिल्ली की फिल्म उसी पे बना था, चार्ल्स डिकेंस के उपन्यास में टेल ऑफ टू सिटीज पे। तो उसमें आप देखेंगे कि समाज का आलोचना भी है बीच बीच में। लेकिन ये वाला जो साहित्यकार है वो क्या बोलता है कि नहीं भाई, वो दिखा देगा कि बन गई वो अच्छा था या बुरा था, उससे उसको कोई लेना नहीं भाई, हम तटस्थ हैं, हम जज नहीं करते, तुम जज करो, तुमको हम आईने की तरह जो समाज में हो रहा है वो दिखा रहे हैं। इट इज अप टू यू टू जज इट, टू इवेल्युएट इट। तो ऐसे ही साहित्यकारों का सिद्धांत क्या है, साहित्य समाज का दर्पण है। वो साहित्य की भूमिका को निष्क्रिय तटस्थ वाली भूमिका मानते हैं, कि साहित्य का काम नहीं है कि वो जज करने बैठ जाए कि गलत है, समाज तो बड़ा बुरा है जी, या समाज तो बड़ा अच्छा है जी। नहीं, जो है हूबहू हम दिखा देंगे, जैसे कि दर्पण दिखाता है। अब आप सुन, दर्पण कभी ये नहीं बोलता कि आप सुंदर हैं, बस सूरत हैं, जैसे दिखा देता, आप खुद आप समझ लीजिए कि आप सुंदर हैं कि नहीं, लेकिन आपका चेहरा उसमें दिखेगा। तो समाज में जो था उसको वो लिख दे रहा है। तो इसके जो आलोचक है उनका क्या कहना है कि जो समाज में है वो तो हमको भी दिख रहा है, तुम क्या दिखा रहे हो। वो तो हर आदमी अपने अनुभव से उसको देख रहा है। तो साहित्यकार विशेष क्या कर दे रहे, यानी फोटोग्राफी वाला रोल है कि जैसा वैसा फोटो खींच रहे। तो साहित्य फोटोग्राफी नहीं है, साहित्य समाज से एक्टिव डायनेमिक संबंध है। आदमी दुख दर्द देखता है तो निराला कविता लिखते हैं तो रोने लग जाता है, उनको दुख होता है, तटस्थ होकर नहीं लिखते हैं, वो करुणा में आ जाते हैं, या कोई बुराई देखते हैं तो क्रोध में आ जाते हैं। तो साहित्य के अंदर जो भरत मुनि का हम नाम लिए क्यों लिए, कि उन्होंने बोला कि नहीं,
जो हम लोग देखते हैं तो हमारे अंदर प्रतिक्रिया होती है, और प्रतिक्रिया 8 तरह की हो सकती है। तो उसी तरह से वो 8 भाव बोला कि अस्थाई भाव है हमारे अंदर, घृणा है, श्रृंगार का भाव है, तो देखिएगा वीर रस है, और जितने भाव है उसके अनुसार रस निकलता है हमारे अनुसार। तो ये पहले जो सिद्धांत हैं वो इस बात को नहीं मानते सही समाज के, दर्पण वाले सिद्धांत को। तो ये दर्पण वाले सिद्धांत लेकिन पहले व्याख्या कर दी कि ये लोग हैं, ये मानते हैं कि साहित्य का काम परिवर्तन लाना नहीं है, लेकिन साहित्य का काम है इशारा कर देना, उसको दिखा देना दर्पण की तरह कि ये लो, ये रही तुम्हारी तस्वीर, तुम ऐसे हो। जैसे एक साहित्यकार मंटो है, तो उसपे पिक्चर भी बनी थी, नंदिता दास ने बनाई थी। तो वो किस इसी श्रेणी का है, साहित्य समाज का दर्पण है। बोले कि समाज को क्या तो आप उसको अपने उदाहरण देके स्पष्ट कर दें। याद रखें हमेशा, हम लोग सोचते हैं कि इतना लिख दिए मार्क्स नहीं आया, क्योंकि सोच समझ के नहीं लिखते हैं। लिख सकते हैं अगर अंदर, आपको क्यों हम गाइडलाइंस देते हैं, हम यही मानते हैं। एक सेल्वेडोर डारी था, लियोनार्डो दा विंची वगैरह का नाम सुने होंगे, रोदीन ये मूर्तिकार था,
तो उसका कहना था रोदीन का कि मैं मूर्ति बनाता ही नहीं, मूर्तिकार हो, मूर्ति नहीं बना, नहीं बोले कि हम फालतू जो पत्थर को छांट देते, मूर्ति तो अंदर है पहले से, कोई पत्थर है, ध्यान से देखिए तो सही बोल रहा है, पत्थर के अंदर मूर्ति तो पहले से, मूर्ति थोड़ी बना रहा है। बनाना किसको बोलेंगे? कोई मिट्टी से लेके जोड़ के बनाता है कुंभकार, तो उसको मान सकते हैं कि कुंभकार घड़ा बनाता है, क्योंकि मिट्टी था उसको वो तोप ताप के बड़ा बना दिया। लेकिन जो मूर्तिकार हो तो पत्थर को छेनी से फालतू चीज को छाट दिया, मूर्ति पहले से था कि मैं तो छाटता हूँ, फालतू चीज को बाहर हटाता हूँ, मूर्ति तो पहले से अंदर में है। तो कोई भी चीज करने का मतलब कि आपके पहले से ही है ज्ञान करने, वो कोई इतना नहीं है कि ये जो निबंध लिखने आप नहीं लिख पाएंगे, लेकिन आपको वो कला कैसे उसको छांटा जाए, कैसे उसको सजाया जाए, कैसे उसको प्रस्तुत किया जाए, वो नहीं होता है। तो वही मैं बताने की कोशिश की, क्या प्रस्तुत करना है कि आपने अपने मन से लिखा तो तुरंत उसका एग्जाम्पल दे। नहीं एग्जाम्पल मालूम है आपको कि अरे मंटो का तो हम इतना नहीं पढ़े हैं, पर आप तो पढ़े हैं, आपका उम्र हो गया, नहीं जिस किसी को तो पढ़ा होगा, तो जिसको पढ़े हैं उसी का एग्जाम्पल दीजिए। इसे ये निष्कर्ष निकला, हम मंटो को नहीं देंगे, प्रेमचंद को तो सब लोग पढ़ते हैं, प्रेमचंद से देंगे एग्जाम्पल, कोई जरूरी नहीं है। और अगर मिनिमम नहीं पढ़े तब थोड़ा पढ़ने की जरूरत है कि हर टाइप के एक आदमी को तो जरूर पढ़ लें, ये हर जो मेन है। तो आप देखेंगे कि मंटो क्या उसमें दिखा रहा है कि उसको, लेकिन वो जब वेश्यावृत्ति के लाइसेंस के लिए अप्लाई करती है, उन लोगों को भी परमिशन लेना होता है पुलिस उलिस से, तो तुरंत मिल जाता है। तो समाज पे मतलब एक तरीका से व्यंग है, लेकिन देखिए उसने कुछ नहीं लिखा कि बुरा है कि अच्छा है, वो दर्पण की तरह दिखा दिया आपको। खुद भी कभी कभी क्या होता है, एक आदमी सिर्फ दिखा देता है, उसी से हम लोग गुस्सा हो जाते हैं, उसका दिखाने का तरीका ऐसा होता है। तो व्यंग करना चाहता है कि स्त्री को सिर्फ मेहनत मजदूरी करके वो अलाउ नहीं करता समाज, लेकिन यानी स्त्री को सिर्फ शरीर के रूप में देखता है और उसी रूप में उसको अलाउ करता है कि भाई शरीर बेच के भले ही जी ले। यानी कितनी बड़ी हिपोक्रेसी है कि एक तरफ तो इसको बड़ा गंदा मानता है बेचा वगैरह को, दूसरे तरफ एक स्त्री को आजीविका के लिए सिर्फ वही मार्ग अलाउ करता है, दूसरा काम नहीं करने देता है। तो इस हिपोक्रेसी को, पाखंड को, ढोंग को उभारना उस कहानी का उद्देश्य। लेकिन उस कहानी में क्या, आप जब पढ़ेंगे तो देखेंगे कि वो दर्पण की तरह दिखा दिया, उसने दिखा दिया। तो ये इतना सफिशिएंट है, लिख दिए तो आपको ये पता चल गया क्या कि वो साहित्य समाज का दर्पण है। अब इसके खिलाफ आपको लिखना है कि सही नहीं, और उसी उदाहरण को कंटिन्यू भी कर सकते हैं कि ये समाज का दर्पण बोल रहे हैं, ठीक है, तो उसमें आप लिख सकते हैं कि जो मंटो की कहानी है समाज की दर्पण अपने आप को बोलता है, लेकिन ये सही नहीं है। सही क्यों नहीं है कि उसी टाइम में फिल्म बन रहा है और उसका नाम उसमें तांगे वाली है, शोले फिल्म में, तो कैसे बोल रहा है कि औरतें तांगा नहीं चला रही? अगर सही समाज का दर्पण है तो वहां तो दूसरा चीज देख रहा है, तांगा चला रही, तांगा चलाती है हेमा मालिनी, शोले फिल्म तो सब लोग जानते होंगे। यानी सही समाज का, चूंकि वो, उनका पूरा नाम क्या है मंटो का, सादत हसन मंटो। सादत मतलब क्या होता है? सैयद। तो मुसलमानों की एक जाति होती है सैयद, यानी सबसे बड़ी जाति। जैसे कि यहाँ ब्राह्मण को जो सम्मान है, वही वहां सैयद का मतलब होता है जो मोहम्मद साहब के खानदान से, डायरेक्ट उनकी बेटी फातिमा थी, बेटा वगैरह तो नहीं था, वो उसका वंशज, यानी बहुत अपने आप को श्रेष्ठ। ये जितने मजार देखते हैं किसका है? सैयदों का। एक भी छोटी जाति का कोई महापुरुष का मजार नहीं है, आप पता कर लीजिएगा। जितने संत नाम ले लीजिए, सूफी, बुले शाह बहुत फेमस है, और कौन फेमस है बताइए? कुछ नाम मालूम होना चाहिए जब जीके उके का तैयारी कर रहे हैं तो। फरीद शाह, वो भी बहुत फेमस है, बाबा फरीद। अब जीके वगैरह में पढ़ेंगे है ना, वो गुरु ग्रंथ साहिब में भी उनके पद हैं। और एक बहुत फेमस है जिसमें अमृता प्रीतम उनके ऊपर बहुत लिखती है, वारिस शाह। उसके कविता संग्रह का ही नाम क्या है? वारिस शाह। वारिस शाह क्यों फेमस है? वो जो जितनी प्रेम कहानियां हैं, हीर रांझा, इतना कौन लिखा? हीर रांझा जो इतना फिल्म उलिम बनता है, इसको कौन फेमस बनाया? हीर रांझा का लेखक कौन है? वारिस शाह। हाँ, ये जीके है, आपको मालूम है ना, बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो इतने जीके, क्योंकि ये बहुत फेमस है ना हीर रांझा की। हीरिये, प्रेमिका को हीरिये बोला जाता है, हीर रांझा है ना। उनके ग्रंथ का ही नाम है क्या? वारिस शाह का हीर, है ना, हीर। हीर करके वो मेरे पास है, लाऊंगा कभी,
हमको किसी ने उपहार में दिया था, वारिसा। यही वारिसा के बारे में अमृता प्रीतम लिख के फेमस हो गई। तो ये सारे सैयद हैं उसी बड़े जाति के। ये वो कोई भी छोटे जाति का आपका मजार संत जितना भी, मोहिद्दीन चिश्ती ये भी सैयद थे, निजामुद्दीन औलिया ये भी सैयद थे, सलीम चिश्ती वो भी सैयद थे। तो मंटो भी अपने आप को सैयद मानता, इसीलिए उसकी पत्नी बोलती थी कि मंटो साहब, तो मना करता था कि नहीं हमको सैयद साहब कह के बोलो। ये फिल्म में भी आप देखेंगे। तो ये घमंड था उसको, जबकि दारू उरू पीता था, क्योंकि एक सैयद को बहुत दारूबाज किस्म के थे मंटो। तो ये समाज का एक आदमी बोल सकता है कि ये आप जो बोल रहे थे कि सही समाज का दर्पण नहीं है, आपके दिमाग का दर्पण ज्यादा है, क्योंकि आप सैयद हैं, अपर कास्ट के हैं, तो आप औरत को इस तरह देख रहे हैं। नहीं तो औरत जो छोटे कास्ट की है, मुसलमान में ही बहुत पहले से काम कर रही है। और ये जो समाज का सच नहीं है, ये सच किसका है? ये मंटो की मानसिकता का सच है। अच्छा, इसमें मैंने लिख दिया था, बहुत हंगामा हुआ मंटो के खिलाफ। तो वो कैसे, आप देखिए चूड़ीहारी ने, क्योंकि मैं समाज का सच देख रहा था अपने जीवन में, तो मैं अपने गांव में क्या देखा कि चूड़ीहारी लोग मुस्लिम होती है, चूड़ी बेचने आती है। जुलाहिन अपना दिन रात करघा करके आजमगढ़ में चले जाइए, बनारस में चले जाइए, साड़ी उड़ी बनाती है। ये सिर्फ जो शरीफ एलिट, जो धनी लोग हैं, मुसलमानों के जो अभिजात, जो पुराने शासक वर्ग हैं, जो अपने आप को ये अकबर बाबर की संतानें मानते हैं, जो कन्वर्टेड मुस्लिम है, यहीं का छोटे जाति का आदमी जो मुसलमान बन गया, वो तो काम कर रहा है। अब्दुल बिस्मिल्लाह एक है, उनका उपन्यास है झीनी झीनी बिनी चदरिया, क्योंकि साहित्य की बात चल रही है तो वहीं से उदाहरण। तो झीनी झीनी बदरिया जुलाहों के झीनी, तो वहां देखिए औरतें तो काम कर रही हैं। गरीब के घर की औरत काम ना करे तो पति के पास इतना पैसा नहीं कि उसको बैठा के वो खिला पिला सके, पति पत्नी दोनों को काम करना पड़ता है। आप जाइएगा तो पंजाब में अगर पति गया है आप प्रवासी में, तो उसकी पत्नी भी वहीं बगल में काम करती हुई आपको मिल जाएगी, पति पत्नी दोनों। तो ये तो समाज का दर्पण बोल रहे थे, ये तो गलत निकल गया। इनके दिमाग का दर्पण निकला कि चूंकि आप अपर कास्ट हैं, सैयद हैं, तो आपको वो काम करती हुई औरतें नहीं दिख रही हैं। जो छोटी जाति की मुसलमान 85%, अभी तो जनगणना भी आगे जाती है, तो आप देखिए अंसारी लोग ज्यादा है जनगणना में, 85% है, तो वो आपको नहीं दिख रहा है। तो हम लिख सकते हैं कि इस तरह देखते हैं कि दर्पण, ये आपके मन का दर्पण ज्यादा है साहित्य के। कोई पुरुष है तो स्त्री का दुख दिख ही नहीं रहा, उसके खिलाफ लिख रहा है। मीराबाई इसीलिए लिखती कि घायल के गति घायल जाने और न जाने कोई, यानी स्त्री का दुख स्त्री ही समझ सकती है, उसको क्या तकलीफ है। पुरुष तो बोल देगा कि बड़ा ही बेशर्म हो गई और घर छोड़ के मीराबाई निकल गई है, लोकलाज छोड़ दी, लेकिन वो जानते कि क्यों निकल गई, उसकी तकलीफ क्या थी, राणा जी क्यों उसको बीस दिए। तो भी समाज का दर्पण तो नहीं है, आपके दुख का दर्पण है। अगर कोई दुखी है स्त्री है तो उसका साहित्य अलग है, वरना स्त्री साहित्य नारीवादी साहित्य अलग से नहीं होता। तो आप विपक्ष में भी लंबा चौड़ा इसमें लिख सकते हैं कि बहुत घिसा पीटा सिद्धांत है, और ये सब कई फैक्टर, साहित्य इतना सरल चीज नहीं है, बहुत एक कॉम्प्लेक्स चीज है। समाज की बातें तो उसमें आती, यानी डायनेमिक है, वो दर्पण जैसा पैसिव नहीं है। साहित्य इंटरेक्ट करता है समाज, यानी समाज साहित्य को प्रभावित करता है, बदले में साहित्य भी समाज को। आज देखिए ये ऐसे करके बाइक पर सब टीनेजर लोग घूमते रहता है, ऐसे क्यों? ये फिल्मों का प्रभाव, वो देखता है रणबीर कपूर को तो उसी की नकल करता है। अब जानवर फिल्म आ रहा है तो बुराई को ही अपना आदर्श माने बैठा है कि मार धार करो ये अच्छा है, उसका व्यापक प्रभाव पड़ता है। और समाज का से भी प्रभावित होता है कि जैसा समाज है वैसे ही दिखाता है साहित्य, आसमान वाला तो नहीं दिखाएगा, है ना। तो ये साहित्य बोलिएगा कि ये जो कथन है, तो जो उपसंहार में क्या लिखेंगे, तो उपसंहार में एक संतुलित बात लिखी जाती है। जब भी उपसंहार, एक तरफा मत लिख दिए कि कथन बिल्कुल गलत है, आप एक संतुलित बात लिखिए कि ये कथन कह रहा है, ये कथन असत्य नहीं है, लेकिन ये कह रहा है कि एक ही पहलू को, साहित्य के पहलू को संबोधित, लेकिन साहित्य एक बहुत बड़ी चीज है जिसके कई पहलू होते हैं। साहित्य कॉम्प्लेक्स, उसको हिंदी में क्या बोलते हैं, संश्लिष्ट है, कॉम्प्लेक्स है, जटिल है ना, और इसके कई पहलू होते हैं। ये समाज को सिर्फ दर्पण की तरह नहीं दिखाता, समाज को बदलता भी है, समाज से प्रभावित भी होता है साहित्य। तो साहित्य और समाज के जो संबंध हैं वो बहुत ही डायनेमिक है, गतिशील संबंध है, जड़ संबंध नहीं है। और ये कथन
जड़ संबंध, निष्क्रिय संबंध को दिखाता है। जैसे दर्पण तो निष्क्रिय रहता है, लेकिन साहित्य निष्क्रिय नहीं। नहीं तो आज कोई उस जमाने की तरह बिहारी की तरह दोहा लिखाएगा, कोई पढ़ेगा? आप देखिए कोई भी कविता बिना तुक का लिखा जाता है। उर्दू इसीलिए माना जाएगा कि उर्दू साहित्य हिंदी से पिछड़ा हुआ है, वो वही तुकबंदी में फंसा हुआ मंच वंच में। आप देखते हैं तो साहित्य भी अलग अलग है, ठीक है, साहित्य भी अलग अलग है। ये उस जमाने का साहित्य क्या था, दोहा वोहा था। आज जो आधुनिक कविता है, कोई भी कवि को ले लीजिए, वो तुक वाला नहीं लिखता है। आगे वगैरह की कविता तुकबंदी वाली मिलेगी ही नहीं। ये निराला की कविता सबसे पहले ये सब छंदहीन यानी छंद मुक्त कविता लिखना कौन शुरू किया, जिसमें ये सब तुकबंदी नहीं था? निराला। राम की शक्ति पूजा, सरस्वती बनना, तो ये सब जितना देखिएगा तो उसमें क्या है, छंद नहीं है, मुक्ति नहीं, यानी कविता भी बदलती रही है। तो इस तरह ये जड़ संबंध नहीं है, गतिशील संबंध है। ये सब लिख के आप उपसंहार कर सकते हैं, और इसमें पढ़ने को बहुत है। और भी पढ़िए तो और अच्छा निबंध साहित्य के बारे में, यानी साहित्य सब। तो आपको निष्कर्षता पूछा जाए तो यही मानना है, इसमें बोल देने में कोई हर्ज नहीं है कि साहित्य समाज का दर्पण तो नहीं है। इतना निष्क्रिय संबंध तो एकदम पूरी तरह स्पष्ट है कि नहीं है। साहित्य समाज बहुत डायनेमिक है, समाज भी बदलता रहता है, निरंतर चेंज होता है। अब ड्रेस का ही बात ले लीजिए कि आप थोड़े दिन पहले चले जाइए, विवेकानंद वगैरह क्या मिर्जाई पहन रहे हैं, आज कोई भी आदमी पैंट, और पैंट में भी देखिए जींस में ही कितना चेंज आ गया कि आज फटा हुआ जींस सम्मान का विषय है। सौंदर्य बोध भी कितना चेंज हो रहा है। जो कल को गरीबी का प्रतीक था कि अरे फटल जींस पहना हुआ है, आज वो अमीरी का प्रतीक है कि अरे फटा जींस, उसको डर्टी जींस बोला जा रहा है, गंदा बोला जा रहा है, उससे सम्मान आ रहा है। डर्टी जींस भी बोलते हैं कहीं कहीं, हम देखे दुकान में। तो सौंदर्य बोध और सब कुछ बदलता रहता है। यानी किस चीज पे आपका जोर होना चाहिए उपसंहार में, कि साहित्य एक गतिहीन निष्क्रिय चीज नहीं है, साहित्य भी एक बहुत गतिशील डायनेमिक चीज है। वो समाज से प्रतिक्रिया करता है और समाज द्वारा यानी अन्योन्याश्रय संबंध है। इसको क्या बोलते हैं, कुछ वर्ड आदमी को अच्छे वर्ड हैं, उसको याद रखना, अन्योन्याश्रय, यानी अंग्रेजी में इंटरडिपेंडेंट, एक दूसरे पे डिपेंडेंट। यानी जो लोग बोल रहे थे कि समाज को बदल देता है साहित्य, वो भी अधूरा कथन था। और जो लोग बोलते थे कि समाज का एकदम गुलाम है, दिखाता है, बस उसका काम यही है, वो भी गलत है। अनुनाश्रय है, साहित्य समाज से प्रभावित होता है। कल जो फिल्में बन रही थी राज कपूर के जमाने में, आज तो नहीं बन रही, आज तो अलग, आज तो विलेन और हीरो का फर्क ही मिट गया। अब रणबीर कपूर जानवर या एनिमल फिल्म में क्या है बताइए, हीरो है कि विलेन है ना, फर्क मिट गया है। विलेन हीरो मतलब उस कैटेगरी में बात ही नहीं कर सकते थे कि फिल्म का कोई हीरो होता है। अब हम बोल सकते हैं कि फिल्म का मुख्य पात्र, ऐसे करके बोल सकते हैं, है ना। वो जो कैटेगरी, वो परिभाषा में वो समाहित नहीं हो पा रहा। जैसे क्वांटम फिजिक्स में जाइएगा तो वहाँ फोर्स उसका बात नहीं कर सकते, वो निरर्थक टाइप का है, डिफिनीशन उस टाइप का। वहाँ किस में बात किया जाता है, क्वांटम फिजिक्स उठाइएगा तो एनर्जी का बात होगा और मोमेंटम का। देखिएगा फोर्स, ये सब जो हम लोग पढ़े थे, टॉर्क, ये सब नहीं रहे। तो उसी तरह अब बदलता है वो, तो वो चीज लिख दीजिए बस। तो इसके बारे में और पढ़िए, इतना मैंने गाइडलाइंस दे दिया कि क्या आपको लिखना चाहिए। तो दो तीन यू मस्ट हैव गैदर 2 और 3 पॉइंट फ्रॉम इट। तो पहला पॉइंट ये है कि कोई चीज का एकहरा मत लिखिए, दोनों पक्ष भी लिखिए। ये नहीं कि बोलिए कि कथन जैसे हमको लिखने दिया जाए तो इसको तो विरोधी में सिर्फ लिख दें, लेकिन वो गलत। आपको परीक्षा के दोनों दृष्टिकोण लिखना चाहिए कि भाई समाज का दर्पण है। और ये सारा चीज निकलता है आलोचना के सिद्धांत से, कि आलोचना के सिद्धांत में ये बांटा गया 2 टाइप का साहित्य, एक आदर्शवादी, एक है आदर्शवादी, और दूसरा क्या, यथार्थवादी। वो आदर्शों में विश्वास नहीं करता है, ठीक है, वो जो है आपको आदर्शों में विश्वास करता है। यानी प्रेमचंद का जो पुराना जो साहित्य है वो क्या माना जाता है, आदर्शवादी। उसमें एक आदर्श कैरेक्टर रहेगा, बड़े घर की बेटी जो एकदम आदर्श त्यागी टाइप की रहेगी, सब त्याग वाग करेगी। पुराने जमाने की फिल्में भी ऐसी होती थी, उसकी हीरोइन एकदम त्यागमयी, फ्लॉलेस,
उसके करेक्टर में कोई निगेटिविटी नहीं, एकदम त्याग, मदर इंडिया टाइप है। इतना हिट हुआ मदर इंडिया, मदर इंडिया जैसे विशाल एकदम महान। तो उसी को बोलते हैं आदर्शवादी, कि उसमें यथार्थ नहीं है। यथार्थ में तो वो सास बहू का झगड़ा है, एक दूसरे का मुंह नोच लेने का प्रवृत्ति है। कि वो एक बहू बोली कि उसको नीचा दिखाने के लिए अपने सास को, कि आज हम सपना में देखें कि आप तो लेटरिन में थी लेकिन हम फूलों के बगिया में थे, एकदम पूरा बढ़िया क्रीम घी वो के बीच में थे, कि हाँ डूबे हुए थे। तो उसकी सास भी कम नहीं थी, वो बोली कि हाँ हम भी यही सपना देखे, लेकिन तुम मेरे देह को चाट रहे थे, हम तुम्हारे देह को चाट रहे थे। तो ये निगेटिविटी ये करके वास्तव में क्या होता है, आदमी बहुत ईर्ष्यालु कटखैना होता है एक दूसरे का। लेकिन उस तो यथार्थवादी साहित्य में क्या होगा, वो दिखाएगा आदमी का जो सचमुच में यथार्थ स्वरूप है, उसी को दिखाएगा। और यथार्थवादी साहित्य यानी रियलिज्म एक आंदोलन चला, इसीलिए जो प्रवृत्ति है गोदान कफन, उसको क्या माना जाता है, यथार्थवादी। कफन में कहीं भी घीसू माधव को महान बनाने का, तो अगर पुराना होता तो घीसू माधव क्या जान दे देता अपनी पत्नी को बताने के लिए, जो कफन कहानी है। लेकिन इसमें क्या मरने के लिए छोड़ देता है। तो आदमी कितना स्वार्थी है, डिह्यूमनाइज हो गया, अमानवीय हो गया, उसको दिखाने का कोशिश किए कि वो बहू मर रही है और वो बोले कि बाप क्या सोच रहा है कि हम जाएंगे तो ये पूरा आलू खा रहा है, आलू खा जाएगा मेरा बेटा, क्या सोच रहा है कि हम अपनी पत्नी को तो बाप खा जाए। यही कहानी है ना घिसू माधव कफन की, प्रेमचंद की सबसे अच्छी कहानी में मानी जाती है। तो उसको क्या मानेंगे, यथार्थवादी। लेकिन यथार्थवाद भी कितने टाइप का है, 3 टाइप का माना गया। एक है हू बहू लिख देंगे, उसको नेचुरलिज्म बोला गया है, कि हू बहू अपने तरफ से कुछ न जोड़ेंगे न घटाएंगे, वो क्या है, नेचुरलिज्म। यही वाला लोग मिरर प्रिंसिपल जो है, रिफ्लेक्शन वाला है, सही समाज का दर्पण है, नेचुरलिज्म। इमली जोला, ठीक है, यहाँ आ गए, अगर हिंदी वगैरह में आ गए तो इस टाइप का साहित्यकार कौन है, भुवनेश्वर, मंटो, हूबहू लिखने का दावा करने वाला। तो ये लोग नेचुरलिज्म में आ गया। दूसरा है क्रिटिकल रियलिज्म। क्रिटिकल, इसमें प्रेमचंद का साहित्य आता है, आलोचनात्मक यथार्थवाद, हिंदी में बोले तो ये यहीं से सारा निकला है, ये जो सारा ये मुहावरा ये सब यहीं से निकला हुआ है। और ये जो है आपका नेचुरलिज्म, इसको हिंदी में बोलता है प्रकृतवाद, एकदम नेचुरल, कि जो है वही दिखाएंगे, नेचुरल सजाएंगे, ये सब नहीं करेंगे, जैसा वैसा दिखा देंगे, एकदम प्रकृत, कि हम जैसे हैं वैसे ही खड़े। कपड़ा उपड़ा पहन के आदमी अपने आप को ये जो ये ढक छुप के प्रस्तुत करता नहीं करेंगे, हैं हम क्यों ढकने की कोशिश करें जब समाज नंगा है, मंटो मंटो का कहना है। तो इसको प्रकृतवाद, इमली जोला वगैरह जो फ्रेंच राइटर था, इसका अभी मतलब इजाद करने वाला, सबसे पहले वो लोग लिखना शुरू किया। और एक है तीसरे किस्म का, वो कम्युनिस्ट आंदोलन जो मार्क्सवाद चला, उसकी वजह से उसको बोलते हैं समाजवादी अर्थातवाद। समाज, ये जयप्रकाश नारायण, हाँ, इसके प्रभाव में आया, ठीक है। सोशलिस्ट रियलिज्म, इसमें रियलिज्म रहता है लेकिन थोड़ा सा सोसाइटी पे जोर रहता है, समाजवादी। तो अगर विदेश में चले गए तो मैक्सिम गोर्की की राइटिंग, मदर उपन्यास है, जीवन की राहों पे, मेरा विश्वविद्यालय, मेरा बचपन, ये सब उपन्यास है मैक्सिम गोर्की के। ये किसके एग्जाम्पल हैं, ये समाजवादी अर्थात का, कि उसमें यथार्थवाद तो रहता है और आदर्शवाद की तरफ सिर्फ पोला पोला गुडी गुडी थिंग नहीं रहता है, अर्थात रहेगा, गरीबी रहेगा, सब कुछ रहेगा, लेकिन एकदम निराशावादी नहीं रहेगा। प्रकृतिवाद में क्या होता है, दिखा देगा कि कुछ हो ही नहीं सकता है, एकदम निराशावादी रहता प्रकृतिवाद, मंटो, कि भाई उसको क्या दिखा दिया कि लास्ट में वो बेस्या ही बनी, कोई आशावाद की समाज। इसमें एक रोमांटिक ऑप्टिमिज्म जिसको बोलते हैं, कि एक रोमानी किस्म का एक आशावाद रहता है। समाजवादी अर्थातवाद की विशेषता है कि भाई समाज चेंज होगा, एक नया बिहान आएगा। तो हिंदी में बोलिएगा कि कौन इसका एग्जाम्पल, तो रेणु, जो बिहार के ही है इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फरीश्वरनाथ रेणु के जो भी उपन्यास हैं, मैलाचल, प्रति परिकथा, है ना, या काव्य संग्रह उनका है, आदिम रात्रि की एक महक, तीसरी कसम जिसपे फिल्म भी बनी, मारे गए गुलफाम भी उसका नाम है, लाल पान की बेगम,
तो ये सब जो उनकी कहानियां हैं, या पंचलैट, तो ये सब कहानी जब पढ़ेंगे तो देखेंगे कि ये समाजवादी, क्योंकि वो समाजवादी थे, लोहिया और जयप्रकाश नारायण को मानते थे। ये समाजवाद के 3 लोग प्रमुख हैं, आपको मालूम होना चाहिए भाई, क्योंकि बिहार में इनका बड़ा प्रभाव रहा। इंडिया में भले ही दूसरे दूसरे लोग कांग्रेस शासन करती रही, लेकिन बिहार में किस चीज का बहुत पहले से, ये कब से शुरू हो गया, कर्पूरी ठाकुर के टाइम से। यानी गैर कांग्रेसवाद जो अभी देश में बोलता कांग्रेस नहीं हो, वो बिहार में बहुत पहले ही घटित हो गया। बहुत पहले 60 के दशक में आए थे कर्पूरी। और कर्पूरी ठाकुर क्या थे, समाजवादी थे। और किनके प्रभाव में, ये 3 लोग, नरेंद्र देव, राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण। तो ये आपको याद होना, क्योंकि आप बिहार के हैं और बिहार में क्या है, समाजवाद है। तो ये आपसे आशा की जाती है कि अपने राज्य को आप जाने जब बीपीसी, तो ये आप याद रखें कि बिहार समाजवादी विचारधारा से बहुत प्रभावित रहा। समाजवादी विचारधारा का मूल बिंदु है समानता, कि नहीं किसी को बहुत अधिक हो, नहीं किसी के, इसलिए बराबरी की बात, सबको आरक्षण देके, वो पास्ट में जो गैर बराबरी हुआ उसको कहा जाता है कि उसको ये करने के लिए, जो इतिहास में अन्याय हुआ है तो उस अन्याय का शोध करने के लिए आरक्षण पे आरक्षण, वो औरतों को भी 35% देना, ये सब क्यों ऐसा, दूसरे राज्य में तो आप नहीं देख रहे। ये 50% अभी किया हिमाचल वगैरह, बिहार बहुत पहले से 50% वो जो नगर निगम और पंचायत में किए हुए था। तो इन सब चीजों को देखने से आप देख लेंगे कि वास्तव में भी इसका प्रभाव पड़ता है। ऐसा नहीं कि विचारधारा सरकार की नीतियों में भी वो दिख रहा है आपको। 75% आरक्षण हो गया तो, और देखिएगा 75% आरक्षण कहाँ रहा है, जहां समाजवादी आंदोलन वगैरह रहा है साउथ में। तो साउथ में भी समाजवादी नहीं थे, उसका पार्टी का नाम ही क्या था, जस्टिस पार्टी, यानी न्याय वाली पार्टी जो। और वो लोग क्या चलाया था, सेल्फ रिस्पेक्ट। ये तो जीके में आता है, इतिहास वगैरह पढ़ेंगे तो इसे सब ये आपको जानना क्यों चाहिए कि बिहार अभी भी उन्हीं की सरकार है, सामाजिक न्याय की सरकार अपने आप को। ये शुरू किससे हुआ था, कर्पूरी ठाकुर। इसलिए ये 90 के दशक में मंडल कमीशन लागू हुआ, लेकिन बिहार में ये जो आरक्षण है 27% कब लागू हो गया था, कर्पूरी ठाकुर नहीं। और लेकिन थोड़ा फॉर्मूला अलग था। फॉर्मूला अलग क्या था कि उसमें कोटे के अंदर कोटा था। इस 27% में 3% किसके लिए था, महिलाओं के लिए, और 10% पिछड़ा, और अति पिछड़ा का 14%। तो कोटे के अंदर कोटा का भी सिद्धांत देखिए कितना पुराना है और अभी भी लागू है कि मैं उसी में कोटे के अंदर कोटा कैसे है कि ओबीसी है, ओबीसी के अंदर ही 35% ओबीसी महिला का है, तो कोटे के अंदर कोटा हुआ। एक को हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन बोलता है, एक को वर्टिकल बोलता है। तो आप देखते हैं किसी चीज का परंपरा जानना जरूरी है, वहीं से आता है कि आज ऐसा क्यों है। तो आज नया पे नहीं पैदा हुआ, उसकी एक परंपरा है, वो कहाँ से शुरू होती है, कर्पूरी ठाकुर से। कर्पूरी ठाकुर वगैरह भी किससे प्रेरित हैं, कौन लोग। और ये समाजवादी न्याय आज पिछड़े वर्ग से रिलेट करके दिखा जा रहा है, लेकिन एक विडंबना कहिए या विशेषता कहिए, इसके जितने पुरस्कर्ता हैं, प्रवर्तक हैं, वो कौन है, ऊंची जाति, तथाकथित ऊंची जातियों के लोग हैं। जयप्रकाश नारायण भी ऊंची जाति कैद से थे, लोहिया भी अग्रवाल जाति के थे, अग्रवाल लोग आप जानते होंगे, तो अग्रवाल भी ऊंची जाति में आते हैं, और नरेंद्र देव जी भी। तो इस तरह आप देख रहे हैं कि जरूरी नहीं कि कोई, हम लोग जो सिंपल कैटेगरी बना लेते हैं ना कितने लोग कि भाई ऊंची जाति का है तो मेरे खिलाफ ही होगा, ऐसा नहीं है। तो जयप्रकाश नारायण इन लोगों की बात की, लोहिया ने नारा लगाया 100 में 60, कि 100 में 60%, ये तो 27 ही है। उनका नारा क्या था कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी इतनी हिस्सेदारी। एक कांसीराम ने जो नारा लगाया था किससे प्रेरित होकर, लोहिया से। तो आप देखेंगे कि बिहार के लिए लोग इंपॉर्टेंट है, आपको बिहार के दृष्टिकोण से मैंने बताया। और आप अपने लेख निबंध कभी लिखने आए तो ये आप लिख सकते हैं कि ये तरह संकुचित विचारधारा नहीं रहे। रिजर्वेशन भी जो लागू किया मंडल कमीशन, 2 लोग लागू किए, दोनों पिछड़े वर्ग से नहीं थे, बीपी सिंह और अर्जुन सिंह। नौकरियों में आरक्षण लागू किया मंडल कमीशन, बीपी सिंह ने, और एडमिशन में लागू किया, नामांकन में, अर्जुन सिंह ने, जब वो शिक्षा मंत्री थे। तो आप देख सकते हैं कि वैसा नहीं, पॉलिटिक्स होता है कई बार। इसलिए राजनीति भी, एक आदमी बोला कि साहित्य समाज का तो दर्पण नहीं है, लेकिन राजनीति समाज का दर्पण है। ये प्रसिद्ध कथन है किसका, आशीष नंदी का। और इस पे लेख लिखने आया था यूपीएससी में। हम क्यों उद्धृत कर रहे हैं, आप यूपीएससी का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन, तो जो यूपीएससी में पहले आया अभी यूपीएससी में आने के चांस है, उसी को फॉलो कर रहा है, नकल कर रहा है। तो ये सब इसलिए आपको हम बताते रहते हैं कि आपकी तैयारी। तो उन्होंने बोला था कि साहित्य भले ही समाज का दर्पण नहीं है, राजनीति दर्पण है, लेकिन राजनीति भी दर्पण नहीं, इतना सिंपल नहीं। आप तो देख ही रहे कि कोई भी किसी की राजनीति कर सकता है,
कोई सवर्ण आदमी स्वर्ण आयोग नहीं बनाया, लेकिन नीतीश जी बना दिए। तो वोट के लिए बोलिए जैसे बोलिए, तो बहुत मामले जो यथार्थ क्या होता है जटिल। आदर्श हम लोग बड़ा सिंपल सा महान सा बना लेते हैं, लेकिन कोई भी चीज अब जो जैसे दहेज प्रथा आदर्श रूप में हम देखें तो गलत ही होना चाहिए, लेकिन यथार्थ जब आप जाइएगा तो इसके भी पहलू नजर आएंगे कि ये भी ऐसे नहीं है। जो लड़की का बाप इतना निरीह दिख रहा है कि बेचारा दहेज कहाँ से देगा, इतना इसका मारा है ना दहेज प्रथा का, उससे भी पूछिए कि भाई तुम बड़े न्याय का ध्वजा नहीं होना चाहिए दहेज बिल्कुल, लेकिन तुम क्या अपनी लड़की को हिस्सा दिए संपत्ति में, वो भी तो न्याय की बात थी, तो वहां वो पीछे हट जाएगा सारा आदर्श उसका। भाई सबको बराबर मिलना चाहिए, आदर्श तो यही है, कानून भी अब बन चुका है, लेकिन कौन बाप नहीं देता है। तो जहां पर दिक्कत है वहां पर तो बड़ा न्याय की मांग कर रहा है, तो मामला जटिल है। हम नहीं बोल रहे हैं कि दहेज होना चाहिए, लेकिन उसकी जटिलता की तरफ, तो कोई भी लेख लिखना हो तो उसकी जटिलता को। तो नेक्स्ट लेख क्या था, वसुधैव कुटुंबकम। तो वसुधैव कुटुंबकम में भी आप ये ज्यादातर लोग क्या करते हैं, आप पूरा लिखते हैं, ये तो बहुत उनके मन का टॉपिक मिल गया, प्रेम होना चाहिए, आपस में बंधुत्व होना चाहिए। लेकिन मेरा कहना है कि ज्यादा भावुकता वाला लेख बचपन में शोभा देता है, अभी मैच्योर्ड हम लोग हो गए तो एक गंभीर किस्म का निबंध लिखने की कोशिश करनी चाहिए। तो गंभीरता कहाँ से शुरू होती है कि आप बताइए कि इसका संदर्भ से मटकाइए, वसुधैव कुटुंबकम किस संदर्भ में कहा गया। तो अगर पूरी पंक्ति हम जानेंगे, और ये पंक्ति जानना चाहिए, G20 का ये मोटो था, तो यही जागरूकता करती है कि कोई शब्द आ गया ना तो उसको ऐसे हाँ कुछ होगा नहीं, एक बार गूगल जरूर कर लीजिए, एक बार उसके बारे में जान लीजिए, तो उससे आपका ज्ञान का भंडार। हमसे एक आदमी पूछा कि आप तो बड़ा इधर उधर से कोट करते हैं, तो समझा कि हम बहुत विद्वान होंगे, नहीं, हम बोले कि मेरा यही है कि हम जिज्ञासु आदमी, इतने जान गए तो जिज्ञासा रहेगा तब जान जाइएगा। तो कुछ टर्म देखते नहीं आ रहा है तो एक तो घमंडी नहीं मान लेते कि हम भी अज्ञानी हैं, उसको देख लेते हैं कि क्या अर्थ है, भाई देख लो इसका, नया नया चीज भी। जैसे एक सैम बहादुर पिक्चर है, मानेकशॉ के ऊपर है। अब प्रश्न आ जाएगा बिहार में इंटरव्यू में खासकर कि मानेकशॉ आरक्षण विरोधी थे कि आरक्षण समर्थक थे, तो सब फिल्म देख लिए लेकिन ये चीज नहीं देखे। तो ये जिज्ञासु बालक जो होता है, तो एक बहुत छोटी बच्ची 17 साल की 18 साल की, वो बताई कि आप इनका इतना बड़ाई कर रहे हैं, लेकिन ये तो आरक्षण विरोधी थे और सख्त बोले कि अगर मिलिट्री में ये लोग आ जाएगा, हम तो उस टर्म को यूज भी नहीं कर सकते हैं, वो SC/ST केस में केस हो जाएगा। एक कुछ शब्द होता है ना डोमोम, उसका उच्चारण, तो वो वैसा नाम लेके बोले दलित लोग को, इन जातियों को अगर सेना में रख दिए तो भारत सिर्फ हारेगा और कभी जीत नहीं। ये छोटू लोग एक तो स्टीरियोटाइप किए, हर आदमी छोटा नहीं, चंद्रशेखर तो जाटो जाति से छोटा नहीं, लंबा है ना। बहुत ऐसे लोग हैं जो कि ऐसा नहीं जोड़ना चाहिए। कोयरी जाति के हैं सम्राट चौधरी, बीजेपी के अध्यक्ष बिहार वाले, लंबे चौड़े हैं, मैंने देखा। पप्पू यादव 6 फुट। तो ये क्या बोल दिया कि इन जातियों को ले छोटू होते हैं और लड़ नहीं सकते, तो बहुत खराब बात है। जैसे औरत को कोई बोले कि सेना में नहीं जा सकती है। अच्छा, औरतों के खिलाफ भी था ये मानेकशॉ, लेकिन देखिए एक फिल्मकार साहित्य दर्पण नहीं है मानसिकता का, उसको महान दिखा रही है। कौन? जो अपने आप को बहुत ही प्रगतिशील और ईश्वर को भी नहीं मानते हैं, जावेद अख्तर की बेटी जोया अख्तर, वही बनाई ना फिल्म। तो इसलिए सही समाज का दर्पण तो नहीं है, फिल्म भी नहीं। तो उसमें वो आपको नया पहलू पता चलेगा कि सिर्फ आप देख रहे हैं कि वो बांग्लादेश का लड़ाई जितवा दी, जितवाए भी कि नहीं, उस पर भी खोज होना चाहिए। इसलिए जिज्ञासु रहिए, तो नई नई चीजें। तो वो लड़की बोली, बच्ची, अरे हम बोले अरे देखो, फिर हम देखे तो पूरा वो एक शब्द बोली थी सिर्फ कि ये औरतों के खिलाफ हैं, वो सख्त खिलाफ थे। इतने दिनों तक जो औरतें सेना में नहीं काम करती थी आज काम कर रही है, तो कौन आदमी इसके लिए जिम्मेदार है? ये सैम बहादुर। तो ये बहादुर क्या है, तो नालायक है औरतों के दृष्टिकोण से देखें तो। नहीं, एक औरत को तो अच्छा नहीं लगेगा कि उसको कोई सेना में जाने ना दे, बराबरी का अधिकार होना चाहिए। अब तो औरतें पायलट बन रही हैं, युद्ध में अच्छा हिस्सा ले रही हैं, भारत को जिता रही हैं। उनका हर आदमी, मुल्क एक का नहीं है, तो मुल्क के प्रति कर्तव्य भी हर आदमी का है, तो औरतों का भी। आप इजराइल में देखिए 50-50 औरतें लड़ती हैं। वो कितना फोटो आया था जो जीती थी। नहीं तो भारत क्यों नहीं? अच्छा, और निचले लोग को क्यों नहीं तुम शामिल हो? और इसी कारण से भारत हारा भी। लोग बोले कि छोटू उटू लोग हैं, नहीं लड़ सकते, लेकिन इन्हीं लोगों को अंग्रेज ने भर्ती किया अपनी सेना में, महारों को। कोरेगांव का इतना मराठा लोग वीर समझा जाता था, बुरी तरह रहा है।
यानी कोई कायर नहीं होता जाति से या जन्म से, कोई भी। ब्राह्मणों को बहुत कमजोर का स्टीरियोटाइप बना दिया। तो क्या ब्राह्मण लोग नहीं हुए सेना के अध्यक्ष और उन्होंने अच्छी लड़ाई नहीं की? बिल्कुल की। लेकिन आप जब स्टोरी पढ़ेंगे तो उसको क्या दिखाया परशुराम का, करे इतना खून बह रहा है और तुम बर्दाश्त कर ले रहे हो कर्ण को कि तुम ब्राह्मण कोई नहीं, तो इसे क्या संदेश दिया कि? लेकिन ऐसा कुछ नहीं, अंग्रेज साइंटिफिक थॉट के थे, वो जो भी वीर था उसको लिए थे और जीते। इसी तरह दुसाध जाति जो पासवान जाति, उसको उन्होंने सेना में भर्ती किया, क्योंकि अंग्रेज तो इतना सेना लेके आए नहीं थे कि अपने से लड़ सके। किसने? लॉर्ड क्लाइव ने। और जो प्लासी का युद्ध हारा, उसको जिताने वाला अंग्रेजों का कौन है? ये पासवान लोग। तभी से ये पासवान शब्द हुआ। पासवान मतलब होता है गार्ड, नहीं तो इनका तो नाम था दुसाध। दुसाध मतलब होता है दुस्साध्य, जिसको साधा नहीं जा सके। तो ये लोग बड़ा लड़ते उड़ते थे, इनको हराना इनके बहुत पहले से लड़ने वाले लोग का कहानी है। चूहड़मल और रेशमा मोकामा घाट के रहने वाले थे। तो हर जाति का अपना ये है लड़ने का। तो आप देखेंगे कि नया पहलू सामने, इतना सोच मेरा आगे बढ़ गया उसमें। तो जिज्ञासु रहिए, कोई भी शब्द आए वसुधैव कुटुंबकम, तो ये कहां से लिया गया सबसे पहले देखना चाहिए, किसका ओरिजिन क्या है। बिल्कुल सही। और पूरा कथन क्या है? हाँ, वन इज ए फैमिली, लेकिन पूरा जो श्लोक है वो क्या है, जिसका एक हिस्सा है, तो अयम निज परवेति गणुना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तू वसुधैव कुटुंबकम। तो ये अगर लिख देंगे तो आधा मार्क्स तो ऐसे ही दे देगा कि अरे इसको इतना मालूम है कि ये कथन ये है। आपको स्मृति याद है, इतने याद नहीं रहता है, नहीं भी लिखेगा चलेगा, लेकिन लिख देते तो सोने पे सुहागा है। वो ये है कि अयम निज परो वेति गणना लघु कुटुम्ब शब्द यूज होता है कि कुटुम्ब अल्य हथिन मगही में। कुटुम्ब मतलब मेहमान संबंधी, हाँ परिवार वाले लोग। तो इसका अर्थ क्या हुआ? तो एक आपका इंट्रोडक्शन अच्छा हो जाएगा। आप लिख दिए कि ये जो वसुधैव कुटुंबकम है, ठीक है, उपनिषद से लिया गया है, इस श्लोक से लिया गया। तो ये वाला जो है ना, इसको सुभाषित भी बोलते हैं, सुक्ति भी बोलते हैं, कुछ भी यूज कर सकते हैं, सुक्ति या इस सुभाषित से, उपनिषद के इस सुभाषित से लिया गया है। और इसका अर्थ समझा दीजिए, है ना। अयम निजा मतलब यह निजी है, मेरा अपना है। परोवेति यानी पर मतलब पराया है, वो यह मेरा है, वह उसका है। इस तरह का जो गणना, गणना मतलब गिनती कौन करते हैं? लघु चेतन, जिनका छोटा चेतना है, छोटा माइंड है, हाँ जिनका सोच छोटा है, वैसे लोग ये सब मानते हैं। उदार यानी जो लिबरल है। चरिता नाम, जिनका चरित्र मतलब पर्सनालिटी, चरित्र मतलब करेक्टर होता है, यहाँ चरित्र नहीं है। जैसे राम चरित्र मानस नहीं है, चरित्र मतलब होता है कहानी। रामचरित्र मानस में राम का कहानी है, या बुद्ध चरित्र में बुद्ध का कहानी है। तो चरित्र मतलब कहानी होता है, पर्सनालिटी होता है। तो जिनका पर्सनालिटी क्या है, अब से बुद्ध चरित्र में बुद्ध की पर्सनालिटी के बारे में, रामचरित्र में राम का, 10 कुमार चरित्र में 10 कुमारों का चरित्र है। वहीं से लिखा जाना ये चरित्र शुरू हुआ। चरित्र काव्य का जन्म कौन दिया? जैनों ने। और वो 10 कुमार चरित्र उसका पहला ग्रंथ था, आप पढ़ेंगे तो। हाँ, तो वो जीके ओके में आता है, राइटर और नाम में, पीटी में आप पढ़िएगा। और यूपीएससी में आ जाता तो लोग बोल रहे हैं आउट ऑफ सिलेबस आ जा रहे यार है। वो थोड़ा भारतीय में चला गया। पहले जो क्वेश्चन सेट करते थे पश्चिमी वाले थे, बिपिन चंद्र वगैरह क्या है, मार्क्सवादी पश्चिम, भारत को भारतीयता वगैरह को नेग्लेक्ट करते हैं। आजकल थोड़ा भारतीयता पे जोर आ गया तो लोग समझ रहे नहीं, वो सिलेबस के अंदर ही है, लेकिन भारत के संस्कृति पे आजकल सिलेबस थोड़ा चला गया, इसलिए सब आपको बता भी रहे हैं, इस पे लेख भी आ रहा है। तो ये जो है जो उदार चरित्र के लोग हैं, ठीक है, उनके लिए पूरी पृथ्वी ही क्या है, परिवार के समान है, कुटुंब के समान है। यही इसका कथन। अब इसके बाद आप इसके पक्ष विपक्ष में
लिख सकते हैं, है ना। विपक्ष में अब बोलेंगे पक्ष में तो बहुत है, विपक्ष में क्या लिखेंगे, इतना अच्छा चीज है। तो निगेटिव इसका क्या है, तो निगेटिव लिख सकते हैं कि ऐसा अगर एक तरफा हो कि हम तो समझ रहे हैं उसको परिवार, अब वो समझ रहे हमको दुश्मन नंबर 1, जैसे चीन ने ऐसा किया। तो ये कभी कभी इस तरह का जो पंचशील और इस तरह का सिद्धांत क्या होता है कि बहुत आपको वल्नरेबल बना देता है, आपको बहुत कमजोर बना देता है। दुश्मन के दृष्टिकोण समझता है वो क्या, कि इसको कुछ नहीं करेगा, ये तो उदार तीर्थ हमको परिवार समझ रहा है, इसको मतलब टेक इट ग्रांटेड जिसको बोलते हैं, आपको वो ले लेता है, ये नहीं करता है। तो निगेटिव में ये सब लिख सकते हैं। और अलग अलग संस्कृति है तो एक परिवार कैसे हो सकता है, ठीक है, एक परिवार नहीं, मतलब ये सब ये। और इसको ऐसे मत लिखिए कि कैसे ये आप बोल रहे हो, तो गुस्सा हो जाएगा कि ये बोल रहा है कि गलत है इतना बड़ा कथन, क्योंकि इस पे लोग सर्वसम्मति होता है इस कथन पे इतना। आप देखिएगा कि ये कथन का, इसमें देखिए कांग्रेस और बीजेपी आपस में कितना लड़ते रहते हैं, एक दूसरे का मिमिक्री करते हैं। वो इसका वीडियो वायरल कर रहा है मिमिक्री, अब वो उसका कर रहा है, लेकिन ये लोग भी इस पे एक है। नेहरू के टाइम में भी यही था, वसुधैव कुटुंबकम, और मोदी जी भी आ गए तो अपना मोटो यही रखे। ये तो हमारी सरकार नहीं बनाया था क्योंकि वही होस्ट कर रही थी, नहीं तो कुछ गांधी जी तो सब एक होते हैं। तो आपको मालूम है जैसे कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिसमें कोई भी पार्टी आ जाए, गांधी, अंबेडकर, टैगोर इस पे विवाद नहीं खड़ा करती। तो उसी तरह इस कथन निर्विवाद है। तो आप ऐसे मत लिखिए कि मैं, ऐसे लिखिए कि कुछ लोगों का कहना है, तो इसे आप बच भी जाते हैं, बात भी कर दिए दूसरे के कंधे पे बंदूक रख के। और ऑब्जेक्टिविटी भी आ गई आपके कथन में कि ये आदमी भाई दूसरे की भी बात भी रख सकता है, अपने विरोधी का भी बात, कि इस कथन को विरोध करने वाले ये भी कहते हैं कि, ऐसा एक सेंटेंस लिख के आप उसको लिख दीजिए कि उनका मानना है कि ये वसुधैव कुटुंबकम को जो नीति है, और ये सब भी चर्चा कर दीजिए ताकि उसको लगे आपको जीके है कि यह कथन हाल में G20 का वो बना है। ये सब ही आपसे अपेक्षा रखता है। बीपीएससी क्या अपेक्षा रखता है कि आपको समसामयिक से उस निबंध को जोड़ पाए। तो उस निबंध को किस किस से जोड़े, दो चीज से जोड़िए, एक परंपरा से जोड़ दीजिए कहाँ से आ रहा है, और उसकी प्रासंगिकता होनी चाहिए कि भाई आज भी उस पर प्रश्न आ रहा है तो आज भी प्रासंगिक है, यानी रेलेवेंट है अंग्रेजी में। तो क्यों रेलेवेंट है, तो आज भी उसको मोटो बनाया जा रहा है। G20 इतने बड़े आयोजन, एक बहुत ही ऐतिहासिक आयोजन था, इसमें कोई दो मत नहीं है। कितना पैसा, 1 साल से तैयारी चल रहा था, और हर विभाग को निर्देश दिया गया था अपने वेबसाइट पे उसका बैनर लगाए। इसलिए आप टिकट कटाते हैं तो G20 है, जहां भी जाते हैं G20, तो उसका महत्व आप समझ सकते हैं। तो इतने महत्वशील एक आयोजन का भी मोटो क्या है, तो ये कथन कितना इंपॉर्टेंट होगा। तो ये सब की चर्चा आप कर दीजिए, और निगेटिव में बताइए कि ऐसा मानने के कारण भारत को चीन के टाइम में क्या घाटा लगा, या एक व्यक्ति के स्तर पे क्या घाटा लगा। आज व्यक्ति के रूप में भी कितने लोग सबको अपना, तो लोग देखिएगा लूट जाता है। कोई विद्यार्थी है बड़ा दयालु टाइप का बीपीएससी तैयार करने, यहाँ अच्छा उदाहरण देना चाहिए जरूर, तो अपना उदाहरण भी दे सकते हैं। तब देखिए कि मैं ही आया था, मैं बहुत उदार था, सबको अपना परिवार समझता था, तो कभी कोई मेरे किताब की अरे थोड़ा निबंध देना, हम पढ़ लेते हैं, वही पढ़ते रह गया, लौटाया ही नहीं। तो सब इसके साथी पास हो गए, वो खुद ही फेल हो गए क्योंकि वो मदद करने में ही रह गया। तो ये नीति भी अगर अति पे चली जाए तो वो नुकसानदायक, इस, हाँ, तो इस तरह करके इसका जो विपक्ष भी आप उतना लंबा चौड़ा तो नहीं बन पाएगा, लेकिन एक बनाइए जरूर, पक्ष विपक्ष दोनों एकदम संतुलित। बुद्ध क्या बोलते हैं, सम्यक दृष्टि, सम्यक ज्ञान और सम्यक आजीविका, है ना। हाँ, एक मध्यम मार्ग प्रमुख है, और एक क्या है, त्रिरत्न, इसको बोलते हैं 3 रत्न। मतलब ये जो कथन है एकदम अनमोल है, रत्न के समान है। कौन कथन, कि सम्यक ज्ञान होना चाहिए, ज्ञान अधूरा नहीं होना चाहिए। उसके ऊपर अच्छा देखिए, जब बोले कि ज्ञान अधूरा नहीं है तो वो भी एग्जाम्पल दे दिए, कहानी दे दी। देखिए तभी इतना प्रभावशाली क्यों है, जातक कथा इतना, कि ये इसे आपको पकड़ना चाहिए कि अपने कथन को प्रभावशाली कैसे बनाया जाता है। तो जैसे ही कुछ बोले कहानी बोल दीजिए तो इंटरेस्टिंग, दिलचस्प हो जाता है। तो ये लोग क्या किया, जैसे बोल दिया कि सम्यक ज्ञान होना चाहिए, एग्जाम्पल एक जातक कथा का दे दिया, हाथी वाला, कि एक हाथी था, 4 अंधे थे, तो एक आदमी बोला कि जो सूंड पकड़ा कि तो सांप है, जो उसका पैर पकड़ा बोला कि तो खंबा है, जो पूंछ पकड़ा कुछ और बोल दिया। तो इस तरह आपको क्या है कि किसी को भी सत्य का ज्ञान, यही अधूरा ज्ञान होता है। हाँ, और पूरा ज्ञान क्या है कि वो हाथी था। तो आपका भी सम्यक होना चाहिए कि सारे पहलुओं को छूते हुए
तो कोई कथन कितना भी अच्छा है वसुधैव कुटुंबकम, उसके भी निगेटिव पहलू हैं। तो उसको अपने जीवन से कहीं से उदाहरण याद आ रहा है तो वो दे दीजिए, नहीं तो अपने जीवन से दे दीजिए। आप इतना जीवन जी चुके हैं कि कोई ना कोई घटना आपके जीवन में घटा होगा, वो भी उसको व्यक्तिगत टच देता है। निबंध को आलेख होने से, नहीं तो क्या बन जाएगा आलेख, लगता है कोई आर्टिकल लिख रहा है अखबार में। तो अखबारीपन टाइप का नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए, सरसता। कभी कोई कोई तो अखबारी रिपोर्ट भी इतना अच्छा कर देता है कि वो साहित्य बन जाता है। जैसे ऋण जल धन जल, एक रिपोर्ट छपा था अखबार में, रेणु जी लिखे थे जब पटना में बाढ़ आया था, पूरा राजेंद्र नगर वगैरह सब तब डूब गया था। आप अपने मतलब दादाजी या पिताजी वगैरह से पूछिएगा तो उनको याद होगा, बड़ी बाढ़ आया था, पूरा मतलब राजेंद्र नगर तक डूब जाना, समझ रहे हैं कि हाँ, कि बीएम दास रोड डूबा, राजेंद्र नगर एकदम बाईपास के पास है ना, तो वहां तक पानी चला गया था, न्यू बाईपास तक, हनुमान नगर वगैरह तक, और डूब गया था पूरा। और राजेंद्र नगर में तो देखिए उसका शीर्षक ही देखिए, ऋण जल धन जल। इसका क्या मीनिंग हुआ, हम तो ऋण जल मतलब हुआ कि सूखा, जल कम हो गया ऋण, और धन जल मतलब बढ़ गया यानी बाढ़, तो धन जल की बात कर, तो कहीं सूखे पड़ के बर्बाद हो जाएगा तो ऋण जल। तो देखिए एक साहित्यकार उसको भी सिंपल चीज का भी शीर्षक दे रहा था, उसमें अपना सौंदर्य बोध कि उसको सूखा और बाढ़ नहीं बोल के बोल रहे ऋण जल धन जल। अब वो 10वीं क्लास में है, चैप्टर है, आप एनसीईआरटी उठाइए हिंदी का किताब, तो बच्चों को हम पढ़ा रहे थे तो उसमें था ऋण जल धन जल, रेणु का वो, तो वो उसमें साहित्यिकता आ जाती है जब आपकी भाषा इस। तो आप थोड़ा निबंध को व्यक्तिगत टच दीजिएगा तो उसमें सरसता आ जाएगी, निबंध जैसा लगेगा, नहीं तो कैसा लगेगा, अखबारी रिपोर्ट जैसा। अब बेरोजगारी पे लेख आ गया, आ ही सकता है, इतना प्रतिशत बेरोजगारी ये सब, तो वो फिर निबंध नहीं हुआ, वो हो गया आलेख आर्टिकल। वो लिखिए, हम उसे मना नहीं, लेकिन वहीं तक नहीं रहिए, उसको प्रस्तुतिकरण ऐसा सरस होना चाहिए कि निबंध जैसा लगे, है ना। कुछ ऐसा दीजिए कि बेरोजगारी के मारे युवा, मतलब जैसे इसमें देता है कि जब देखते हैं युवक अपने घर से ज्यादा स्टेशनों पे नजर आ रहा है सोया हुआ, और उसके हाथ में क्या है, पानी का बोतल, और दूसरे हाथ में एडमिट कार्ड। तो इससे एक दृश्य, है ना, अगर बेरोजगारी पर लिखा है तो सिर्फ आंकड़ा मत दीजिए, आंकड़ा बाद में दीजिए, इंट्रोडक्शन कैसे शुरू कीजिए ताकि वो निबंध पढ़ने के लिए बाध्य हो जाए कि बेरोजगारी ने ऐसे दृश्य सृजित किए हैं जिसमें एक युवक घर से ज्यादा रेलवे स्टेशनों पे नजर आता है, जिसके एक हाथ में पानी का बोतल है और दूसरे हाथ में एडमिट कार्ड है। जब माँ पूछती है कि होटल मिल गया, तो बोलता है कि नहीं, बड़ा आराम से कमरे में, जबकि तो इस तरह का वो झूठ बोलता है और मारा मारा एक अदत नौकरी के लिए फिरता है। पीएचडी की डिग्री है लेकिन चपरासी का फॉर्म वो भर रहा है, ये तो सच यूपी में ऐसा हुआ है। तो इससे क्या आपके निबंध में एक बल आता है, अपील आता है, उसको लोग पढ़ते हैं तो, है ना। यानी कि मूर्ति मता होना चाहिए कि उसको एकदम मूर्ति जैसे खड़ा कर दीजिए सजीव। ये निबंध में जब निबंध लिख रहे हैं तो देखिए आपका निबंध में अच्छा मार्क्स आएगा, मैं गारंटी देता हूँ। जिन लोगों ने लिखा है इस तरह का निबंध तो बहुत अच्छे मार्क्स आए। एक नताशा थी मेरी वो छात्रा, बहुत अच्छा मार्क्स आया उसका, एकदम 80% से ऊपर। तो उसको मैं सिखाया था। तो ये ऐसा नहीं कि सिर्फ सुन के चले जाना, इसको आप फॉलो कीजिए, मैं प्रैक्टिकल बातें बता रहा हूँ, या फॉलो कीजिए, देखिए आपको निश्चित फायदा, मैं गारंटी देता हूँ। क्योंकि ज्यादातर लोग क्या आलेख लिख देते हैं, वही लिखने की आदत है। हम लोग बाकी पेपर में वही लिखते हैं, गलत भी नहीं, बाकी पेपर में वैसा ही लिखना चाहिए, वहां निबंध टाइप का लिख दीजिएगा तो गलत हो जाएगा। हर चीज का मौका होता है ना, जैसे शादी ब्याह में रोटी बना दीजिए, खाएगा, पूरी बनता है, ई बनता है, तो निबंध थोड़ा सा विशेष है। और वहाँ ठीक है रोटी, यानी कि आपको एकदम सामान्य जो भाषा होती है, जो आपका जीके का पेपर है, तो उस सब पेपर में आपको, और वैकल्पिक हो गया उसमें तो कोई दिक्कत नहीं, ऑब्जेक्टिव हो गया। तो सामान्य ज्ञान का जो पेपर है उसमें लिखिए अपना, जैसे सामान्य नाम ही है सामान्य ज्ञान, उसमें भाषा उषा भी शैली भी सामान्य में, लेकिन निबंध में भाषा वो वही, और उदाहरण देके आपको समझाए भी तो तो देखिए नहीं इफेक्टिव है। ऐसे अगर कोई लिखे तो उस इफेक्ट वो एक दृश्य खड़ा होता है। बेरोजगारी की विभीषिका को, भयावहता को आदमी एकदम अनुभव कर ले, उसका रोम गुजबम खड़े हो जाए, रोमांच, तो आपका मार्क्स उसका इधर रोमांच हो गया तो समझिए 80 से पार आपका मार्क्स चला गया। टॉपिक, और टॉपिक
बोले देखिए बेरोजगारी क्या है, बड़ा वो इकोनॉमिक्स टाइप का टॉपिक लग रहा है, लेकिन आप पर है कि आप उसको निबंध साहित्य का कैसे बना देते हैं। तो ये जो भी निबंध है उसमें साहित्यिकता होनी चाहिए थोड़ी, इसीलिए हम साहित्य की जानकारी दी, ताकि आप उसमें साहित्यिकता कैसे लाना है समझ पाए। तो वास्तव कुटुंबकम में यही है, आप बाकी ये लिख सकते हैं, और भी एक डिस्कशन इसमें हम लेंगे आप लोगों का। और एक खंड 2 का है, वो भी हम लोग देखिए, बात आ ही जाती है, आरक्षण की बात आ गई थी, वो भी निबंध आया आरक्षण की राजनीति। तो आरक्षण की राजनीति में आपको लोग क्या करते हैं, क्या दिक्कत है बताइए, कि पूरी बैकग्राउंड को नहीं देते कि आरक्षण कब से शुरू हुआ। ये आपको जैसे वसुधैव कुटुंब यहां से लिया गया, आप ऑरिजिन से फर्स्ट थिंग वहां से, तो इसका कहां से बात शुरू होगा आरक्षण का, साहू जी महाराज से। पहला आरक्षण जो लागू हुआ आजादी के पहले ही लागू हो गया था। कौन किए थे, ये शिवाजी जिनका नाम सुने मराठा, उन्हीं के खानदान के एक आदमी थे साहू जी में। तभी तो देखिएगा कि मायावती साहू जी हैं, ज्योतिबा फूले, पेरियार, ये लोग का हर आदमी का अपना पैंथियन है, यानी देवता है, सबके आइकन अपने अपने हैं। तो ये मायावती, नीतीश कुमार, ये जो सामाजिक न्याय वाले हैं, इनके अपने आइकन कौन कौन है, जयप्रकाश, राममोहन लोहिया, बाबा अम्बेडकर, ज्योतिबा फूले। तो उसी में आप इनका भी नाम सुनिएगा, साहू जी महाराज। साहू जी महाराज स्टेडियम, कॉलेज सब खोल दिया जब इन लोग का शासन आया है, तो ऐसे नाम देखने के लिए मिलते हैं। साहू जी महाराज के नाम पे यूपी में खासकर आपको मिल जाएगा मायावती की वजह से, और महाराष्ट्र में भी मिल जाएगा साहू जी कॉलेज। तो ये साहू जी महाराज, ठीक है, ने सबसे पहले आरक्षण लागू किया, आजादी के पहले ही, 1928 से भी पहले, है ना, इन्होंने 1920 में लागू कर दिया। इसका फर्क पड़ता है, ये लागू हो गया तो पूरे देश में हल्ला हो गया कि भाई छोटे जाति को रिजर्वेशन मिल गया। तथा कथित छोटे जाति लिखिएगा, छोटा तो कोई होता नहीं, तो आप लिखिएगा तथा कथित छोटी जाति, ये शब्द मत भूलिए, तथा, तो उससे अच्छा बन पड़ता है भाषा। जब भी आप छोटी बड़ी जाति बोले तो उसके पहले क्या लिए, तथा कथित, क्योंकि कोई छोटी नहीं है कोई बड़ी नहीं है, सब बराबर है ईश्वर की नजर में। तो आप तथा कथित, यानी जिसको बोला जाता है लेकिन है नहीं, इसलिए अंग्रेजी में भी उसको लोअर कास्ट नहीं बोला जाता है। अंग्रेजी में जब पढ़िएगा हिस्ट्री वगैरह तो उसको लोअर कास्ट नहीं बोलेगा, क्या बोलेगा, लोअर्ड। अब बोलेगी आरक्षण में ये लोअर्ड वर्ड कहाँ से आ गया, इसी से रिलेटेड है, उन्हीं को आरक्षण दिया जाता है, तो इसका चर्चा कीजिएगा ना, है ना। तो बहुत ज्यादा टू दी पॉइंट होने का भी नहीं है कि आरक्षण दे दिया तो उस शब्द के अलावा और नहीं, जिससे संबंधित है वो तो चर्चा करेंगे। तो इस संबंधित तो तथाकथित छोटे जातियों से, उन्हीं को रिजर्वेशन दिया जाता है। बाद में फिर महिलाओं को भी दिया गया, है ना। तो जो भी वंचित वर्ग है समाज का, बाद में सवर्ण को भी मिला जो आर्थिक रूप से वंचित है। इसलिए अब हो गया कि जो भी वंचित है, चाहे वो आर्थिक कारणों से हो, तो आर्थिक कारणों से वो 10% वाला है, सामाजिक कारणों से वो जो पिछड़ी जाति, अनुसूचित जाति, जनजाति का है, और ये भी सामाजिक कारण में आएगा, जेंडर भी तो एक सामाजिक पहलू है। तो यानी कि स्त्रियों को भी सामाजिक कारण से वो मिला हुआ है, भाई वो समाज। और इसका प्रमुख आधार क्या है, इसीलिए पहले ये शब्द नहीं था, रिजर्वेशन शब्द, ये शब्द नहीं था। साहू जी महाराज, अंबेडकर वगैरह के टाइम तक ये शब्द नहीं था। क्या शब्द था, रिप्रेजेंटेशन। अब देखिएगा कि अंग्रेजों ने भी कुछ दे दिया कि भाई ये लोग भी रहेंगे, तो कॉम्युनल रिप्रेजेंटेशन, कॉम्युनल रिवार्ड वगैरह उसका नाम था, कि भाई इनका रिप्रेजेंटेशन सार्वजनिक जीवन में, यानी नौकरियों में, लोकसभा उसमें कम है, कि 100 लोग हैं तो एक भी महिला नजर नहीं आ रही, तो उनका रिप्रेजेंटेशन कम है। तो रिप्रेजेंटेशन सुनिश्चित करने के लिए कि भाई वो भी वहां पहुंच पाए, यानी महिला एमपी भी बन पाए, महिला प्रधानमंत्री। देश के आजादी के 70 साल हो गए, एकमात्र इंदिरा गांधी जी बनी, वो भी बाबूजी के कारण, अपने बाप के कारण, ना होता तो शायद अपने योग्यता से बनने वाला एक भी नहीं। मुख्यमंत्री हैं एक आध अपने योग्यता से, तो जैसे ममता हैं, मायावती हैं, राबड़ी देवी को नहीं गिना जाएगा क्योंकि पति की वजह से अपना बन गई, वो भी अपने खानदान की वजह से बन गई, तो उनको भी इतना, तो राजा महाराजाओं के परिवार से थी, अपने बदौलत अगर कहा जाएगा तो मायावती और ममता बनर्जी जी का नाम आएगा। यही सब डिटेल लिखना चाहिए कि लिख दिए। देखिए ये महिला का आ जाएगा कुछ मुद्दा निबंध लिखने, तो सारे लोग लिखेंगे,
आपको विशेष कहाँ बनना है, कहाँ उससे एज लेना जिसको बोलते हैं, उससे आगे कहाँ निकल जाना है कि आप उससे आगे जाइए, नुआंस लिखिए और भी बारीकी में जाइए। क्या लिखिए कि ये सब महिलाएं बनी, लेकिन अगर अर्थात कहा जाए तो मायावती और ममता बनर्जी को कहा जा सकता है, क्योंकि बाकी महिलाएं जैसे श्रीलंका में भी भंडार नायके बन गई। हाँ बिल्कुल, अरे बिल्कुल, उदाहरण तो तभी दीजिएगा, बिल्कुल नाम ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आप थोड़ी उसका समर्थन कर रहे हैं, आप तो मायावती को कर रहे हैं तो ममता बनर्जी को भी कर रहे हैं। अब थोड़ी उससे ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आप कांग्रेस के समर्थक हैं, बीजेपी के समर्थक हैं। अब मोदी जी का नाम नहीं लीजिएगा, कोई मायावती पति हैं कि पति का नाम लेना गुनाह है? एक लीडर हैं, सार्वजनिक हैं। हाँ, आपको ऐसा ना लगे लेख से कि भाई ये बीजेपी के समर्थक हैं या कांग्रेस के या बसपा के। आपसे उम्मीद की जाती है कि आप एक निष्पक्ष, ठीक है, रूप से, जैसे एक पत्रकार भी निष्पक्ष होना उससे डिमांड है, तो आपको जो निबंध में पक्षपातग्रस्त नहीं होना। अगर पक्ष लेना ही है तो किसका लेना है, गरीब का लीजिए, बच्चों का लीजिए, वो सब चलेगा, लेकिन पार्टी विशेष या जाति विशेष या धर्म विशेष का समर्थन दिखे ऐसा नहीं होना। आपको जाति निरपेक्ष, धर्म निरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष टाइप का लेख होना चाहिए। अच्छी चीजों का पक्ष ले सकते हैं कि भाई बच्चों के पक्ष में तो उसमें कोई दिक्कत नहीं, बच्चा का तो हर आदमी पक्ष लेगा, तो ये क्लियर होना चाहिए कि हम वो, तो ये रिप्रेजेंटेशन शब्द था। तो ये मूल मुद्दा कहाँ से शुरू हुआ कि भाई सरकारी नौकरियों में, इसको बोलते हैं पीओपी, पोजीशन ऑफ पावर, यानी पावर, जो सत्ता है, सत्ता कहाँ है, एक तो राजनीतिक पावर है, ठीक है, एक राजनीतिक पावर होता है, एक होता है ब्यूरोक्रेटिक पावर, नौकरी चाकरी जो है उसमें भी एक क्लर्क भी देखिए पावर दिखाता है, यार एक गलत जाति सर्टिफिकेट अब तो जमा कर दिए, मांग रहा है उस टाइम का कि सर थोड़ा सा अभी वाला जमा कराया, नहीं होगा, जाइए आपका रिजेक्ट हो गया, कितना पावर दिखलाता है। तो ये भी पावर का ही जो पद है, छोटे मोटे क्लर्क से लेके बीडीओ से लेके डीएम तक, ये भी पावरे के चलते तो आदमी डीएम का फॉर्म भरता है ज्यादातर लोग। तो ये इसको बोलते हैं पोजिशन ऑफ पावर। लेकिन राजनीति और ब्यूरोक्रेटी सोर्स नहीं, धर्म भी सत्ता का केंद्र है, इसलिए आजकल धर्म में भी रिजर्वेशन की, पुजारी में भाई इसका रिजर्वेशन रहेगा, आपने सुना होगा, उसकी भी डिमांड होती है कि शंकराचार्य में भी हमको रिजर्वेशन चाहिए। और यही नहीं, अब देखा देखी मुस्लिम लोग भी बोल रहे हैं कि हम लोग जो पिछड़े जाति के अंसारी हैं, मंसूरी हैं, हलाल खोर हैं, है ना, सैफी यानी लोहार हैं, या सलमानी यानी नाई हैं, तो हमको भी मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड में कोई पसमानदा नहीं है, पिछड़ जाते कि हमको होना चाहिए। तब ये धार्मिक हिस्से का, धर्म भी सत्ता का है, तो सत्ता का जो भी स्रोत है वहां पाया गया कि जो वंचित वर्ग हैं, जैसे स्त्रियां, पिछड़ा वर्ग, जाति होती, जिसके कारण उनकी संख्या बहुत कम है, नगण्य है, तो उसको सुरक्षित करने के लिए एक टूल के रूप में, जरूरी नहीं कि आरक्षण से ही सुरक्षित हो, कई रास्ते हो सकते हैं कि भाई इनको खूब पढ़ाया जाए, उनको भी योग्य बनाया जाए, या एक और है कि उनके लिए अलग एक बोर्ड बना दो, पसमानदा योग, अलग विश्वविद्यालय बना दो, ठीक है, पिछड़ा विश्वविद्यालय, ये भी एक तरीका हो सकता है। आरक्षण इज नॉट ओनली वे, इसलिए ये इतना व्यापक टर्म नहीं है। आरक्षण सिर्फ क्या है, आरक्षण मेन मुद्दा नहीं है, मेन मुद्दा क्या है, रिप्रेजेंटेशन। आरक्षण उसका टूल है, औजार है। तो एक आदमी हो सकता है कि भाई इन लोगों के पक्ष में हो, लेकिन आरक्षण के पक्ष में नहीं हो, ये मानता हो कि जो वंचित वर्ग है, स्त्रियां हैं, दलित हैं, इनको न्याय मिलना चाहिए, इनको भी सत्ता में हिस्सेदारी मिलनी चाहिए, लेकिन आरक्षण को सही टूल औजार न मानता। तब यही बारीकी हुई, तब बारीकी में चलेगा कि दोनों, तो ये एक टूल है आरक्षण, उसको सुनिश्चित करने का। इस टूल में क्या दिक्कत होता है, सब धन 22% कर देते हैं आप, है ना, कि जो पिछड़े वर्ग में ही ज्यादा पिछड़े है, इससे क्या होता है, इस पे आरोप भी लगाया जाता है कि भाई ये पिछड़े वर्ग का रिजर्वेशन है, सिर्फ 2-3 जो उन्हीं के बीच में डोमिनेंट वर्चस्व वाली जातियां हैं, श्रीनिवास का टर्म है ये, डोमिनेंट कास्ट। एक डोमिनेंट कास्ट करके होता है कि जैसे जादव है बिहार में, डोमिनेंट है पिछड़े के बीच में। 3 कास्ट अगर पूछिएगा तो कोयरी, कुर्मी, जादव, क्योंकि लोग पहले से लड़ रहा है। 1920 में जब साहू जी महाराज लागू किए तो ये लोग का भी कान खड़ा हो गया, क्योंकि अरे बिहार में भी ऐसा होना चाहिए। तो 1920 में बिहार में आपको
ये लोग त्रिवेणी संघ बनाया कि हम 3 लोग, बाकी पिछड़ा न्याय हुई को छोड़ दिया, ये तीनों चूंकि डोमिनेंट थे, लोग के पास थोड़ा बहुत जमीन आ गया था। इन लोगों के बीच में भी जमींदार, जैसे बीपी मंडल जिनके नाम पे मंडल, बहुत जमींदार फैमिली के थे, कोई गरीब 200 बीघा वगैरह जमीन, उससे ज्यादा ही आप पता कीजिएगा। इसी तरह नालंदा का जो कुर्मी लोग, बहुत जमींदार था। कोरी अभी देखिए भाजपा का मंत्री है, ये जो सम्राट चौधरी, तो इन लोगों का थोड़ा बहुत कुशवाहा लोग पढ़ना उड़ना शुरू कर दिए थे, तो इन लोगों में जागरूकता आ गई, तो ये लोग 20 से चालू कर दिया। तो इसका परिणाम भी निकला कि 60 का दशक आते आते रिजर्वेशन लागू हो गया बिहार में। तो और साहित्य समाज का दर्पण है, इसका एग्जाम्पल आपको मिल जाएगा कि समाज में ये सब हो रहा था तो साहित्य में दर्ज होना चाहिए। हुआ, यस। ये किस में दर्ज हुआ? मैला उपन्यास में। मैला आंचल जो उपन्यास है रेणु का, उसमें सारा आप देखिएगा कि हर जाति अपने आप को क्षत्रिय बोल रहा, सब वर्णन है। जो ततमा जाति है बहुत छोटा, यानी जो लोग बुनता नहीं है तांती, वो भी बोला कि हम ततमा क्षत्रिय हैं। तो सामाजिक सम्मान पाने के लिए आज जो सिंह टाइटिल, क्या नाम है, तो अखिलेश सिंह यादव सिंह लगाए हुए, क्योंकि सिंह लोग राजपूत लगाता था। इसी तरह कुर्मी लोग भी, सहेंद्र सिंह, अवधेश सिंह, ये सब लीडर वोडर विधानसभा देखिएगा सिंह टाइटिल है उनका। तो ये उसी 20 में ही शुरू हो गया था आरक्षण की राजनीति। तो उसका इतिहास आपको इंट्रोडक्शन में थोड़ा लिखना चाहिए, इसलिए बता रहे हैं। और जो आपको पुराना टॉपिक देखिए कितना महत्वपूर्ण है कि साहित्य में, साहित्य समाज के दर्पण है, साहित्य में ही प्रकट हुआ, दिखा समाज में चेंज आ रहा था। तो आपको महिला, इसलिए महिला उपन्यास सुपर हिट हो गया, क्योंकि समाज जोड़ अपने आप को रिलेट कर पा रहा है कि हाँ, आप जब कोई बिहारी आदमी पढ़ता बोलते कि मैंने देखा कि सिंह टाइटिल कैसे बड़ी जाति होने का एक होड़ लगा हुआ है ना, उन्हीं के तौर तरीकों को छोटी जाति के लोग भी अपना रहे हैं। शादियों में जमींदार लोग जो राजपूत होते थे, बाबू साहेब लोग, गाजा बाजा, तब औकात है चाहे नहीं, गाजा बाजा कर रहा है छोटा जाति का आदमी भी, और नौटंकी पार्टी, ये सब बहुत खर्च कर रहा है। ये सब किसका परिणाम था? इसी को संस्कृताइजेशन बोले सोशोलॉजी में, है एम एन श्रीनिवास की नकल करता है लोग, वो करता है कि वो उसी का अनुसरण करता था, कि उसको लगता है कि इसी से उनका सम्मान है। जैसे बड़े जाति की औरत घास नहीं गाड़ने जाती है बाहर, घर पे रहती है, इज्जत है, हम लोग इज्जत वाले। तो हम देखें कि हमारे यहाँ जो यादव लोग भी थे, कहीं शादी ब्याह में जा रहे हैं तो अपना बड़ाई कर रहे हैं कि मेरे पास खेत है, मेरा लड़का बहुत अच्छा है, नौकरी करता है, उसके साथ ये भी बता रहे हैं कि हम लोग एकदम प्रतिष्ठित करके, हमारे घर की औरतें बाहर काम नहीं करने जाती हैं, भाई हम लोग ही नहीं, हम लोग राजपूत ब्राह्मण से कम नहीं है। तो इस तरह की जो सामाजिक चेंज आया, उसी के फलस्वरूप आरक्षण की राजनीति ने जो, तो इसका एक इंट्रोडक्शन सभ्य शब्दों में, ऐसा न लगे किसी का आप मजाक उड़ा रहे हैं। तो इसमें साहित्य का एक, तो अब देखिए एक जगह दूसरे जगह काम आता है, वो जो आप पढ़े पुराने लेख में यहाँ काम आ जाएगा। यहाँ आप एग्जाम्पल दे सकते हैं कि ये साहित्य में भी प्रतिबिंबित हुआ, जैसा कि मैला आंचल में, मैला आंचल पे इसलिए सीरियल भी बना था, दूरदर्शन में वो सीरियल आता था मैला आंचल पे, तो बहुत हिट हुआ था जो सीरियल बना था वो भी, जैसे रामायण महाभारत का है ना, तो मैला आंचल भी हम लोग देखते थे, बहुत लोकप्रिय हुआ था। इसी तरह वो लोकप्रिय हुआ था कौन सा, बुनियाद, वो किसका लिखा हुआ है, वो भी उपन्यास पे आधारित है, राही मासूम रज्जा का उपन्यास है। तो सही, हम लोग ये सब राही मासूम रज्जा, तो पहले साहित्यिक कृति पे फिल्म मतलब टीवी सीरियल बनते, तो ये मैला आंचल में ये सब आपको उपन्यास पढ़ेंगे तो लगेगा कि आप बिहार का इतिहास पढ़ रहे हैं। एक एक जिस कैसे, उसमें एक जितेंद्र यादव है, वो समाजवादी हैं, एक गांधीवादी हैं बलदेव यादव, तो उससे आपको दिखेगा कि उपन्यास में भी देखिए प्रमुख, जब ज्यादा उधर कोई करेक्टर आपको नहीं मिलेगा, फिल्म देख लीजिए है, ये भी है दबंग, एकदम दबंग भी कौन है, पांडे जी हैं। इन लोगों का भी नाम आना शुरू हो गया, और वो भी विलेन के रूप में। इससे पता चलता है कि बायस थे जो फिल्म निर्माता, ऊंची जातियों के तो इनको बच्चू यादव सबको निगेटिव दिखा रहे हैं, लेकिन रेणु खुद ही पिछड़ी जाति के, धानुक मंडल, कुर्मी जैसा ही एक जाति है धानुक, उसके उस जाति के थे फरीशनाथ रेणु। तो देखिए वो दूसरे इसके रूप में नहीं दिखाते हैं, बहुत संतुलित दिखाते हैं। वो ब्राह्मण को भी गाली नहीं देते हैं, उसमें एक ब्राह्मण भी है जो बहुत अपना लड़ता है गांधी जी के लिए, लंगड़ा है ना। तो हर जाति को बड़ा मतलब बहुत संतुलित दिखाए। तो उसमें एक बालदेव यादव है, वो गांधी जी को मानते हैं, गांधीवादी हैं, तो अपना नाम ऐसे लिखते हैं, बालदेव यादव लिखना चाहिए ऐसे, बालदेव तो ऐसे होगा ना, लेकिन वो लिखते हैं बलदेव, मतलब जो आकार है उन्हीं लगाते। तुमसे एक आदमी पूछता है
अरे ऐसे क्यों गलत क्यों लिखते हैं, आपको नहीं मालूम अपने ही नाम का स्पेलिंग? बोलते कि नहीं हम गांधीवादी हैं और ये जो डंडा है और ये तलवार है इसमें मेरा विश्वास नहीं। तो बहुत ही रोचक शैली में उपन्यास, इसलिए जो समाज का दर्पण होता है लेकिन रोचक ढंग से होता है, उसमें एक सुंदरता संदर्भ बोध होता है। अब इसी चीज को अगर हम लोग बोलेंगे लेख उख में लिखेंगे कि भाई जातिवाद की समस्या है, लेकिन उसको बहुत रोचक शैली में, उसके गांधीवादी होने को भी बहुत रोचक में कि भाई बलदो है, कोई बोलता कि हमको बालदेव नहीं बोलो बलदो बोलो, क्योंकि हम डंडा और तलवार में विश्वास की आकार है तो नहीं लगाते। तो बहुत रोचक उपन्यास है, महिला चल पढ़िएगा, मेरे कहने मन भी लग जाएगा, बोर हो रहे हैं पढ़ के जीके उके तो पढ़ लीजिए, और एक साहित्य पे निबंध आ रहा है उसमें भी सहायक हो जाएगा। भाई एग्जाम्पल देने के लिए कुछ तो पढ़ा हुआ होना चाहिए, और पढ़ने के लिए टाइम नहीं है तो उसका सदुपयोग कीजिए। एक पन दो काम, कहीं कहीं कुआं से बिजली बना लिया जाता है तो कुआं भी हट गया घर से और बिजली बन गया। तो इसमें क्या है कि मन लगने के लिए घूमते फिरते हैं तो यही पढ़ लीजिए तो मन लग ही गया। अब कुछ आपको एक कहानी जिसका उदाहरण, जैसे आरक्षण की राजनीति में इसका आरक्षण की राजनीति का पूरा वर्णन है कि कैसे लड़ाई हो रहा है, कौन कौन उसमें लड़ रहा है। उसमें कैस्ट जाति के जमींदार हैं विश्वनाथ प्रसाद मल्लिक, और उनका लड़ाई हो रहा है किससे, संथालों से। तो आदिवासियों का भी संघर्ष उस उपन्यास में आता है। संथाल कहाँ पाए जाते हैं बिहार में, ये भागलपुर, बहुत सही, यही सब जीके लेकिन होना चाहिए ताकि आप लिख पाए। तो ये भी आरक्षण की राजनीति से संबंधित है। कैसे कि जैसे ही झारखंड अलग हो गया, आदिवासी लोग का आरक्षण काट के 1% पे ला दिया और आदिवासी जाति का लिस्ट भी बदल दिया, लोहार वोहार को जोड़ दिया, जो विवादास्पद हो गया अभी उस पर रोक है। तो ये सब आप फैक्ट है उसमें लिख सकते हैं। आरक्षण की राजनीति जो है उस पर आ रहा है। और कभी ये ना लगे कि कोई मान लीजिए कि पांडे जी हैं तो लगे कि आरक्षण विरोधी है तो उसको दबा देना है अपनी भावनाओं को। अब कोई मान लीजिए कि अहीर है या कोई मान लीजिए कि नाई है तो उसमें एकदम कि आरक्षण समर्थन लिख दिए कि आरक्षण होना चाहिए, नालायक आरक्षण विरोधी लोग। तो वैसा नहीं, आपको एक संतुलित उसमें दोनों पक्षों का, भाई जो आरक्षण विरोधी है उसका क्या करना है। तो बोले कि आरक्षण विरोधी भी एक तरीके के नहीं है, कितने लोग, कुछ वो लोग हैं जो कि ऐतिहासिक जो है अत्याचार हुआ तथा कथित छोटी जातियों के साथ, जिसमें सबसे ज्यादा अत्याचार दलित जातियों पे हुआ, उसके बाद पिछड़े वर्ग पे हुआ, उससे वो इनकार करते हैं कि ऐसा हुआ ही नहीं, ये सिर्फ अंग्रेजों का प्रोपोगेंडा। ऐसा एक बहुत बड़ा वर्ग है विद्वानों का जो मानने से इनकार कर देता है और बोलता है कि चूंकि अत्याचार हुआ ही नहीं इसलिए आरक्षण की कोई जरूरत नहीं है, ये प्रोपोगेंडा है और वैसा कोई सामाजिक पिछड़ेपन का मामला नहीं है। और वो मिथक से उदाहरण दे देता है कि वाल्मीकि जैसे डोम आदमी का इतना इज्जत है इतिहास में, है ना। तो डोम जाति के थे लेकिन देखिए कितना उनको सम्मान है, रामायण लिखे। उसी तरह रैदास को कितना, चमार जाति के थे, कितना इनका इज्जत। ये सब एग्जाम्पल देके वो बोलते हैं कि समाज में कभी भेदभाव रहा नहीं, इसलिए वो दूसरा वह वर्ग है आरक्षण विरोधी करने वाला जो यह बोलता है कि अत्याचार तो हुआ है, ठीक है, वो मानता है, वो डिनाई नहीं करता। इसको डिनाइयल ग्रुप बोलते हैं, कैंसिल कल्चर, कि कैंसिले कर दे रहा कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। तो आजकल उसको लिए प्रचलित वर्ड क्या आप सुने होंगे, कैंसिल कल्चर, ये मानने से इनकार कर दिया। वो है एक वर्ग मानता तो है कि अत्याचार हुआ है, लेकिन उस अत्याचार के निवारण के लिए, उसके सुधार के लिए, उसके शोधन के लिए वो आरक्षण को एक गैर जरूरी हथियार मानता है और अनुपयोगी मानता है कि इसे कोई फायदा नहीं है, इसमें सिर्फ उसी वर्ग के जो क्रीमी लेयर है वो फायदा उठा पाता है। तो इसीलिए तो क्रीमी लेयर ला दिया कि उस वर्ग को इसी आलोचना का, ये आलोचना का पक्ष कौन लाया, तो आपको लगेगा कि बीजेपी वगैरह तब लाया होगा, ये लोग सवर्णों का पार्टी नहीं, ये कम्युनिस्ट लोग लाया, सोकोट गरीबों के पार्टी वाला ये क्रीमी लेयर सीपीएम ने लगवाया था। जब इतिहास में ये सब मालूम होना चाहिए, जब आरक्षण की राजनीति है तो इतिहास में लिखिए कि पिछड़े वर्ग के लिए जब आरक्षण लागू हुआ तो इन्हीं गुट के लोगों ने जो मानते हैं कि आरक्षण सही टूल नहीं है कि सबको दे दिए, इसमें समाज का सिर्फ ऊपरी वर्ग यानी पिछड़ा में जो डोमिनेंट है, यादव कुर्मी सिर्फ फायदा उठा लेता है। अगर आदिवासी की बात करें तो ये तो सबके जुबान पे कि कौन लोग फायदा उठाता है, बताइए आदिवासी में किस पे आरोप लगता है, सबसे ज्यादा रिजल्ट आईएएस में किसका दिखता है, आदिवासियों में, इसमें मिल जाएगा, बिल्कुल सही, मीणा, मीणा है ना, ये तो एकदम सर्वविदित है। तो ये सब चीज लिखना चाहिए जो सर्वविदित है, लेकिन उसको ये लिखिए कि ऐसा कहा जाता है, ये मत लिखिए कि मैं मानता हूँ कि मीणा, मीणा लोगों को बुरा लग जाएगा, किसी की भावना को आहत नहीं करना है। आप लिखिए कि कुछ लोग, कतिपय लोग, एक शब्द है कतिपय, यानी कुछ लोग ऐसा बोलते हैं
कि मीणा सारा फायदा उठा लेते हैं। इसी तरह जब देखिए मीणा भरे हुए हैं, मतलब सबूत ही मिल गया। हाँ बिल्कुल, तो ये कुछ इतना झूठ भी नहीं है देख के तो यही लग रहा है। नहीं, ये जो आलोचना है उसमें सच्चाई होती है, पूरी तरह सच नहीं है, पूरी तरह गलत भी नहीं है। देखिए, है ना, कोई एग्जाम्पल मिल गया यहीं पे देखते देखते। हाँ, जबकि ये सारे लोगों का है, ऐसा नहीं कि आदिवासियों के बीच में 3 मीना है, पूरे में 3 है। तो आदिवासियों में तो लगता 50-50 यही होंगे या 50 से ज्यादा होंगे। और इसी तरह आरोप लगाया गया कि जो अनुसूचित जाति में जाटो लोग सब फायदा उठा ले जाते हैं, महाराष्ट्र में महार लोग सब, और जो बहुत, इसलिए महादलित का कैटेगरी, बिहार में बोलिए तो पासवान सब सविधा दलित के लिए जा रहे हैं, या धोबी लोग, और भी जो हैं बरहरी और ये सब जो जात है बहुत कम नॉन, वो उसका आदमी तो सामने ही नहीं है, आज तक कोई विधायक ही नहीं बना मुसहर जाति का। तो एक जीतन राम मांझी इसी मुद्दे को लेके आए कि मैं मुसहर हूँ, उनको फिर बनाना पड़ा था, लेकिन देखिए वो भी नहीं टिक पाए। तो ये सब तो पहलू है ना सच। तो इन पहलुओं को तब उसको लगेगा कि इसको पूरा ज्ञान है, सम्यक ज्ञान है, इन सारी पहलू। फिर लास्ट में तो इसको डिस्कस कर दीजिए कि ऐसे ऐसे आरोप लगाए जाते हैं। तो ये गुट तो आरक्षण का विरोधी है लेकिन सामाजिक न्याय का विरोधी नहीं है। और एक गुट क्या है जो समाज, लेकिन जो एकदम सामाजिक न्याय का विरोधी है। और जैसे हम आपको संतुलित, तो संतुलन का ये मतलब नहीं होता कि एकदम झूठा आदमी को उसको तो आप लिखिए कि गलत, क्योंकि एकदम बहुत स्पष्ट जो सत्य है उससे वो इनकार कर रहा है। अत्याचार तो हुआ है, अब कोई बोले महिला पे अत्याचार ही नहीं हुआ, ये तो एकदम झूठ होगा। इन लोगों पे अत्याचार हुआ। आरक्षण का समर्थक विरोधी अलग बात, उसमें विवाद हो सकता है कि आरक्षण से क्या लाभ हुआ। अभी भी तो बेचारा वो लोग वही है जो जेन्युइन लोग है, जो सचमुच का गरीब है, वहां तक लाभ पहुंचा नहीं पहुंचा। जिसका एक पीढ़ी फायदा उठा रहा है वही उठाया जा रहा है, ऐसा आरोप लगाया जाता है। ये मेरा मत नहीं है, ऐसे लिखे कि ऐसा आरोप लगाया जाता है कि एक बार जो आईएएस बन गया उसका बेटा फिर लेगा, फिर बेटा। लेकिन पिछड़े इसलिए, लेकिन ये आरक्षण पे आरोप लगा रहा है सिर्फ कहाँ तक सीमित है, SC ST का। पिछड़े वर्ग में तो भाई नहीं ले रहा है, क्या कि एक बार वो बन गया फर्स्ट क्लास तो दोबारा नहीं ले पाएगा, उसमें क्रीमी लेयर लगा हुआ है। तो ऐसा आदमी बोलेगा कि SC ST में भी क्या करो, सरकार इस पर विचार भी कभी कभी करती, फिर डर जाती है वोट बैंक के कारण कि SC ST में भी क्या लाया जाए क्रीमी। उनका कहना है कि क्रीमी लेयर क्यों, आर्थिक, ये तो सामाजिक आधार पर रिजर्वेशन मिल रहा है, आर्थिक आधार पर तुम ऑलरेडी 10% दे दिए। तो दोनों पक्षों को लिखिए कि इस पक्ष का ये मानना है, उस पक्ष का ये मानना है। तो ये, लेकिन वो पक्ष जो बोलता है कि अत्याचार ही नहीं हुआ उसको लेकिन अशोचनीय है, उसको, उसकी बात नहीं मानी जा सकती, क्योंकि ये तो एक स्पष्ट सत्य है कि इन वर्गों पे अत्याचार हुआ है। लेकिन इसके लिए क्या औजार होगा, तरीके क्या होंगे ये ऐतिहासिक अन्याय को दूर करने का, इस पे विवाद है, ऐसे करके लिखिए। तो इस विवाद में और एक आरक्षण समर्थकों का है जो कि कहता है कि नहीं संख्या के अनुसार, और ये लोहिया के टाइम से चल, जिनका ये मानना है, जिसके समर्थक कांसी राम भी है कि जिसकी जितनी संख्या हो जातीय जनगणना होना चाहिए। तो इसी मुद्दे से जुड़ा हुआ जातीय जनगणना भी, उसकी भी चर्चा एक पैराग्राफ जरूर लिखिए। लेकिन कोई भी सरकार की नीति किस पे आधारित होती है, आंकड़ों पे, तथ्यों पे। तो ये जो, ये भी एक वेलफेयर एक है मीजर, यानी कल्याणकारी मीजर है कि, लेकिन ये कल्याणकारी मीजर स्वर समाज के लिए नहीं होकर उसके वंचित वर्ग के लिए। तो इस मीजर के लिए भी मालूम होना चाहिए क्या कि भाई कितनी जनसंख्या प्लस उसका सचमुच में नौकरी में हिस्सा है कि नहीं। अगर ऑलरेडी पाया जाता है कि ज्यादा लोग हैं, अपने 5% जनसंख्या 5% या 10% है, तो देने की जरूरत नहीं है, उनको हटाया जाए। चल रहा है तो चल ही रहा है, 21 जनसंख्या के अनुसार चल रहा है 1931 ईस्वी वाला। तो ये सब आप लिख दीजिए, यानी जो भी पहलू हो सकता है पहले सोचिए, क्योंकि सब पर एक एक पैराग्राफ लिख दीजिए। पक्ष में भी लिखिए, विपक्ष में भी। उपसंहार के रूप में आप लिखते हैं, वो सबसे कठिन है। क्यों, आरक्षण पर क्या बोलिएगा, बड़ा हॉट और बड़ा विवादित मुद्दा है। सरकार किसकी है, पिछड़े वर्ग की, है ना, जो आरक्षण 75% तक बढ़ा दी। तो सरकार का तो इरादा स्पष्ट है कि वो क्या है, वो आरक्षण के समर्थन में, इसमें कोई दो मत नहीं है, सरकार का एक एक आदमी। लेकिन जो कॉपी जांच करना है, अभी भी ब्यूरोक्रेसी में जो बड़े पद हैं, BPSC का सचिव से लेके, वो ऊंची जाति के लोग ज्यादा हैं, तो वहां पर वो भड़क जाएंगे, बहुत ज्यादा समर्थन करेंगे। तो आपको एक समेकित लिखना है, लगे कि संतुलित। और जरूरी नहीं कि सारे, ये तो देने वाले अगड़े वर्ग के ही लोग हैं तथा कथित, और आज भी मनोज झा जैसा लोग तो राजद में है, इसलिए इतना सिंपलिस्टिक मामला भी नहीं है। अभी बहुत सारे लोग हैं
जो पढ़ लिख गए, अपने आप को बहुत प्रगतिशील समझते हैं, वो आरक्षण का समर्थन करते हैं। अगड़े वर्ग होने के बावजूद हम कई 50% अगड़ा वर्ग समर्थन करता है। ये गलत पिछड़े वर्गों के मन में है। जो पढ़ लिख गया, हम देखें ज्यादातर बोलते कि नहीं, जैसे विकास द्विकृति जी है ना, वो ऊंची जाति से तथाकथित से आते हैं, लेकिन वो तो देखिए तमाम उनका वायरल वीडियो मिल जाएगा आरक्षण के समर्थन, खान सर है ना। तो ये ऐसा नहीं है, तो आपको भी ऐसे ही एक समेकित रूप से देना है कि जो आरक्षण है उसमें निश्चित ही कई कमियां हो सकती हैं और उसको दूर करने की जरूरत है, ताकि जो लाभ सही व्यक्ति तक पहुंचे। लेकिन कहा जा सकता है कि आज जब आरक्षण का दायरा बहुत व्यापक हो गया है, तो उस पर जो आरोप लगाए जाते थे, काफी हद तक वो आरोपों का समाधान हो चुका है। जैसे भाई गरीब आदमी है और उसको नहीं मिल रहा है, चूंकि सिर्फ सवर्ण, तो उसको 10% मिल गया, और जनसंख्या से बहुत ज्यादा अनुपात में मिल गया। अगर जनसंख्या के हिसाब से सवर्ण वर्ग कहीं जनसंख्या 10% नहीं है इस वाले जो इसके अनुसार, और उसमें गरीब का, उसमें तो गरीब का मिले ना, तो गरीब सवर्ण का तो ठीक ठाक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। कहीं आप सवर्ण का बोलते थे तो अब बच क्या गया, जो अमीर सवर्ण थोड़ा सा बचा, उसी को नहीं है थोड़े से वर्ग। तो इसलिए हाँ, एक इसमें जो आरोप उठाए उसमें ये भी लिख दीजिए कि इसमें फिर क्या बच जाता है कि लगभग सारे वर्गों को महिला को मिल ही गया 50%। तो सवर्ण में भी गरीब, पुरुष, अमीर जो सवर्ण है वो तो एक छोटा कैटेगरी बचा। तो यानी बहुजन हिताय तो हो ही गया, स्वर्जन हो चाहे नहीं, थोड़ा सा एक वर्ग बचा। तो एक दूसरा मुद्दा भी उठता है आरक्षण के विरोध में, मेरिट का मुद्दा। उसका समाधान नहीं हुआ कि भाई आप आरक्षण है, लेकिन इतना ज्यादा व्यापक वर्ग है तो उसमें एक भी मेरिट वाला नहीं मिल रहा है, कटअप क्या बहुत कम जा रहा है, न्यूनतम तो भी जा रहा है। तो ये सब उसके समर्थन में कि जो वो समर्थन करने वाले लोग हैं वो ऐसा कहते हैं कि इसमें भी चूंकि मेरिट बहुत कम नहीं है, न्यूनतम अर्हता है, ये तो सिर्फ छांटने के लिए, नहीं तो देखिए कि कोई SC ST में भी पास हो रहा है तो उतना तो योग होता है कि वो वीडियो का काम कर ही रहा है, कभी तो ऐसा नहीं पाएगा। ये जो कहा गया कि छुड़ी छोड़ देता है जो डॉक्टर आरक्षण वाला होता है, ये सिर्फ विद्वेष के चलते कहा गया, इसका कोई भी तथ्यगत, जैसे पुल टूट गया, पता कीजिए सब तो सवर्ण ये था, जितना पुल टूटा उसका इंजीनियर पता कीजिए सब सवर्ण है। तो हम बोल देंगे कि सवर्ण लोग खराब है, वो तो व्यक्तिगत उसका है। जितना पुल बहुत बढ़िया वो भी सवर्ण ने बनाया, तो इससे कोई रिलेशनशिप नहीं है योग्यता से, ठीक है। और इन वर्गों के लोग भी पढ़ रहे हैं, इसका उपाय ये नहीं कि उनको आरक्षण से वंचित करें, इसका उपाय है कि उनको पढ़ाया जाए, ठीक है। लेकिन क्योंकि सबसे सर्वोत्तम नीति क्या होती है, स्वर्जन हिताय स्वर्जन सुखाय, तो इनके सरकार को चाहिए कि जो अभी भी एक छोटा सा असंतुष्ट वर्ग रह गया जो आरक्षण से खुश नहीं है, तो उनकी समस्याओं को सुने। एक लोकतंत्र में सबके लिए जगह होती है, तो ऐसा संतुलित लिख दीजिएगा तो कोई आपको नहीं काटेगा। अब मेरा मानना भी यही है कि छोटा से छोटा 2% भी हो तो लोकतंत्र में सबके लिए जगह होनी चाहिए। उसका भी सुनो क्या कहते हैं। हाँ, अगर कोई एकदम ही इलॉजिकल बात बोल रहा है कि अत्याचार नहीं हुआ तो उसको नहीं सुना जा सकता। क्या बोले कि आरक्षण खत्म कर दी, ये होने वाला नहीं, लिख के रख लीजिए। व्यवहारिक की डिमांड है, जो लोग कुछ लोग देखते हैं अभी भी बोलते हैं कि खत्म करो, नहीं होगा, बढ़ते ही चला गया है, बढ़ते चला गया कि भाई जो लोग बोलता था कि नहीं लेंगे, बोले ले लो 10% तुम भी ले लो। महिला लोग का था लो 35%। तो जो समस्या उसको भी आरक्षण, तो एक तरीके से सबको अपने अपने हिस्सा मिल जाएगा, तो ये विवाद भी आरक्षण का वो हो जाएगा। लेकिन आरक्षण का नीति का लास्ट में यही निष्कर्ष है, लिखिए कि यही है कि एक दिन आरक्षण की जरूरत न रहे, जो सामाजिक भेदभाव हुआ वो खत्म हो जाएगा, तो जरूरत नहीं, उसी के कारण था। तो अगर भेदभाव परपेचुअल बना रहे तो आरक्षण परपेचुअल बने। एक मनोज झा जी ने प्रश्न राजद के बहुत अच्छा बोला कि एक सरकार ने अपना, कोई भी हो सकता, कोई बीजेपी नहीं, केजरीवाल चाहे हर सरकार फ्री भी मुफ्त बांटती है, राजद भी बांटता है, कोई किसी को आरोप नहीं लगा सकता, साइकिल बांटता है, कोई कुछ बांटता है, तो वो बात नहीं है। तो उन्होंने एक चीज बोला, बहुत अच्छी बात, कि वो कौन ऐसा अर्थव्यवस्था है जिसमें हर आदमी को मुफ्त मामला, ये अच्छा संकेत नहीं है। इसका मतलब हमारी अमेरिका में तो जरूरत नहीं पड़ रहा है हर आदमी को, यानी हम लोग गरीब हैं, ये बांटना ना पड़े वो सबूत है कि, तो जहां आरक्षण न देना पड़े वो आदर्श समाज, जहां बराबरी है, किसी भेदभाव नहीं है मेरिट के सिवा,
तब वो आदर्श तो वही है। हर आदमी आदर्श का कल्पना करता है। जैसे कबीर साहब ने आदर्श का कल्पना किया, वो क्या किया? अमर देशवा, उसको बोले वो अमर देशवा के अमर देश। रैदास वही छोटी, आरक्षण तो तथाकथित छोटी जाति है, तो उसके संत का एग्जाम्पल आप दे सकते हैं। तो रैदास थे चमार जाति के, वो क्या बोले? बेगमपुरा, बेगम जहाँ गम नहीं हो, बेगम मतलब पत्नी नहीं कि पत्नी पूरा, बेगम मतलब जहाँ पर गम नहीं हो, खुशी। इसी तरह राम राज्य, जो रामचरितमानस के लास्ट में, तो हर कवि एक अपना यूटोपिया आदर्श प्रस्तुत करता है। तो अपने निबंध के अंत में आप भी आदर्श बता सकते हैं कि हमारा यूटोपिया क्या हो सकता है? वो आदर्श राज जहां इसकी जरूरत ही नहीं रहे, हर आदमी बराबर होगा, जाति पाति खत्म हो जाएगा, तो कोई जरूरत है? ये तो जाति और लिंग भेद से शुरू हुआ है ना। तो ये इसके साथ अपन समाप्त कर सकते हैं, ये आदर्श आपका एक निबंध। ठीक, तो एक मोटा मोटी आइडिया आपको, मुझे उम्मीद है कि हो रही होगी निबंध कैसे लिखना चाहिए।